नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर का रिवीजन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इस चैप्टर से 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे चार्जिंग सेक्शन 56। ये बोलता है इनकम इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी अगर इनकम बाकी के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है। बाकी के 4 हेड कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन। अगर इनकम इन हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है तो यहाँ आ जाएगी। जैसे लॉटरी की इनकम बाकी 4 हेड में नहीं आती और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है, यहाँ आ जाएगी। जैसे डिविडेंड की इनकम बाकी के 4 हेड में नहीं आती, इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है, यहाँ आ जाएगी। तो ऐसी कोई भी इनकम जो बाकी 4 हेड में कवर नहीं होती और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है तो यहाँ आएगी। लेकिन जैसे मान लो खेती की इनकम है, इंडिया से खेती की इनकम हुई है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, बाकी के 4 हेड में नहीं आती, लेकिन इनकम टैक्स में क्या है, वो एग्जम्प्ट है, सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है, तो वो यहाँ नहीं आएगी, वो यहाँ नहीं आएगी। तो बाकी के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट भी नहीं है तो फिर उस इनकम को अपन यहाँ टैक्सेबल कर देंगे। अब यहाँ कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती हैं उसका पूरा यहाँ एक टेबल बना हुआ है, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है वो एक एक करके अपन देखेंगे। टोटल 15 इनकम बता रखी है यहाँ पे, डिविडेंड की इनकम बता रखी है। इसके अलावा यूटीआई म्यूचुअल फंड से अगर आपको इनकम होती है वो यहाँ टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट की इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है। इसके अलावा कंपनसेशन या इनहेंस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ टैक्सेबल होता है। प्लांट मशीनरी फर्नीचर को अगर आप रेंट पे चढ़ा देते हो तो वो रेंट की इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है। बिल्डिंग का रेंट हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, बाकी प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह का रेंट यहाँ आ जाता है। इसके अलावा अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट करी थी कब 1 अप्रैल 14 है उसके बाद तो यहाँ टैक्सेबल हो जाती है। एमपीएमएलए को पार्लियामेंट असेंबली से जो सैलरी मिलती है या पे अलाउंस मिलते हैं वो यहाँ टैक्सेबल होते हैं, वो सैलरी एड में नहीं जाते हैं, यहाँ आते हैं। इसके अलावा फैमिली पेंशन यहाँ टैक्सेबल होती है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेजोरिटी अमाउंट मिलती है तो यहाँ टैक्सेबल होती है। इसके अलावा अगर आपको गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज़्यादा का यहाँ टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम जो होती है लॉटरी वगैरह की वो यहाँ टैक्सेबल होती है। ऑनलाइन गेमिंग की इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है। वर्चुअल डिजिटल असेट की जो इनकम होती है, वर्चुअल डिजिटल असेट को सेल करने से जो इनकम होती है वो यहाँ टैक्सेबल होती है। इसके अलावा इंडिया की जो ब्लैक मनी है, अघोषित संपत्ति है इंडिया का, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, वो यहाँ टैक्सेबल होती है। इसके अलावा भी कोई और इनकम है, जैसे इंडिया के बाहर से खेती की इनकम हो रही है, अब वो तो एग्जम्प्ट नहीं है, बाकी 4 हेड में नहीं आ पाती तो यहाँ आ जाती है वो। तो काफ़ी सारी इनकम यहाँ कवर होती है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनेगी, चाहे आपका बिजनेस ही क्या है, शेयर्स का बिजनेस है, शेयर्स का ट्रेडिंग का बिजनेस है, फिर भी डिविडेंड मिलेगा तो हमेशा कहाँ दिखाएंगे उसको? अदर सोर्स में। डिविडेंड हमेशा कहाँ जाता है? अदर सोर्स में। इंटरेस्ट में तो क्या होता है, अगर आपका मनी लेंडिंग का बिजनेस है तो इंटरेस्ट की इनकम बिजनेस हेड में चली जाती है, बिजनेस हेड में चली जाती है, अदर केस में यहाँ आ जाती है। लेकिन डिविडेंड में ऐसा नहीं है, डिविडेंड तो हमेशा, डिविडेंड की इनकम तो हमेशा यहाँ आएगी, हमेशा यहाँ आएगी। अब डिविडेंड इनकम कौन से कहाँ से हो रही है? आपको किसी भी कंपनी से हो डिविडेंड, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, डिविडेंड मिलेगा आपको, अदर सोर्स की इनकम बनेगा। और डिविडेंड 2 तरह का होता है, एक तो एक्चुअल डिविडेंड और एक होता है डीम्ड डिविडेंड। एक्चुअल डिविडेंड तो डिविडेंड के नाम से जो पैसा मिलता है। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर को कुछ और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिविडेंड के बजाय कुछ और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसी और नाम से, वो बन जाता है डीम्ड डिविडेंड। अभी देखेंगे क्या होता है। तो डिविडेंड के केस में क्या होगा, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या हो जाएगा, डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। और जो कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है उसके हैंड्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, एक डीडीटी का कंसेप्ट होता था कुछ साल पहले, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो सब बंद हो चुका है। कंपनी को कुछ भी नहीं देना। कंपनी को डिविडेंड अगर पे करती है तो कंपनी को डिविडेंड के खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती है, अपन ने पढ़ा था पीजीबीपी में, डिविडेंड की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना, डीडीटी वगैरह भी नहीं देना, लेकिन शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ जाएगा। अब शेयर होल्डर देखो 2 तरह के होते हैं, एक तो रेजिडेंट शेयर होल्डर होते हैं और एक नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर होते हैं। रेजिडेंट के तो क्या लग जाती है, डिविडेंड को जनरल इनकम मानते हैं तो जनरल रेट लग जाती है, या तो जनरल रेट या वो कंसेशनल रेट लग जाती है। नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर स्पेशल रेट लगती है 115A, सेक्शन 115A एनआर टैक्सेशन में अपने आएगा, वहाँ स्पेशल रेट लग जाती है। स्पेशल रेट क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पेशल रेट होती है कंपल्सरी। बाकी रेजिडेंट के लिए डिविडेंड इनकम क्या होती है, जनरल इनकम मानी जाती है। जनरल इनकम मान के अपन क्या लगाते हैं, जनरल रेट, जनरल रेट लगा देते हैं या तो, या जो कंसेशनल रेट अपन को अल्टरनेटिव रेट बता रखी है वो लगा देते हैं। अब डिविडेंड की इनकम में से कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, एक खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा जो है इंटरेस्ट का खर्चा। अगर इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है, मान लो आपने लोन लेके किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, अब आपको डिविडेंड मिल रहा है तो लोन पे आपका इंटरेस्ट का खर्चा हुआ होगा, उसका डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन लिमिट है, लिमिट कितनी, जितनी डिविडेंड की इनकम हुई है उसका मैक्सिमम 20% तक ले सकते हो। मान लो आपको डिविडेंड मिला 10 लाख का, तो 10 लाख का डिविडेंड मिला आपको, तो डिविडेंड की इनकम 10 लाख है तो इसका 20% करो, कितना आया, 2 लाख। 2 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। मान लो इंटरेस्ट 5 लाख का है तो डिडक्शन कितना ले पाओगे, 2 लाख। एक्चुअल इंटरेस्ट और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, विच एवरेज लोअर, मैक्सिमम 2 लाख तक का ले सकते हो। इंटरेस्ट का खर्चा 1 लाख का है तो कितना ले पाओगे, इस एग्जांपल में 1 लाख ही ले पाओगे, 1 लाख ही ले पाओगे। ये होता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड की इनकम में से और कोई खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड के काफी सारे केस होते हैं। अब कौन कौन से केस हैं वो सब बता रखे हैं आपको, सेक्शन 2 क्लोज 22।
टू क्लोज 22 A B C D E और F इसमें बता रखे हैं आपको। सबसे पहले पहला केस क्या बता रखा है, कंपनी क्या करती है, अपने असेट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसी और नाम से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, बस असेट डिस्ट्रीब्यूट करी है। ऐसे ही कंपनी का मन हुआ, कंपनी ने अपने असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। दूसरा केस क्या है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट। डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट फ्री में बांट रही है अपने शेयर होल्डर को, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर बांट रही है, इक्विटी को नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर बांट रही है, तो वो भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। तीसरा केस, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने एसेट बांट रही है शेयर होल्डर को, वो भी क्या बना जाता है, वो भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। चौथा, कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करके, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके बाकी पैसा बांट रही है शेयर होल्डर को, क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। और पांचवा केस स्पेशल केस है, जो खाली क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी पे लगता है, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लगता है। तो ये केस क्या है, कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, लोन और एडवांस दे रही है, लोन और एडवांस दे रही है, वो लोन एडवांस भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। ये 5 केस है, इन 5 केस में क्या होगा, डीम्ड डिविडेंड बनेगा, पर कितना बनेगा, टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन 5 केस में डीम्ड डिविडेंड, ऐसा नहीं कि 50 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन किया कंपनी ने तो 50 लाख बन जाएगा, नहीं। कंपनी का अपन देखेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब कंपनी के देखेंगे अपन रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं। तो मान लो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख है और कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो किया है 15 लाख का, तो बताओ 15 लाख बनाओगे क्या डीम्ड डिविडेंड, 15 लाख नहीं करोगे, 10 लाख। मैक्सिमम कितना बन सकता है, मैक्सिमम बन सकता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का मैक्सिमम। डिस्ट्रीब्यूशन 8 लाख किया तो 8 लाख बन जाएगा, तो रिजर्व से कम डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कितना किया वो बन जाएगा, रिजर्व से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया तो मैक्सिमम कितना बनेगा, जितना रिजर्व है, कंपनी के जितने रिजर्व है उतना ही क्या बनाएंगे अपन, डीम्ड डिविडेंड। इन 5 केस में, तो इन 5 केस में एक स्पेशल केस 6 केस और आया। ये केस क्या है, कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक कर रही है, कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक कर रही है। पहले मान लो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे किसी शेयर होल्डर को, अब कंपनी उसे वापस खरीद रही है, बाईबैक कर रही है, तो बाईबैक जो करेगी वो भी शेयर होल्डर के एंड में क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। बाईबैक के टाइम कंपनी पेमेंट करेगी शेयर होल्डर को, मान लो 10 लाख का पेमेंट कर रही है, 10 लाख अमाउंट 10 लाख क्या बन जाएगा शेयर होल्डर के लिए, डीम्ड डिविडेंड। अदर सोर्स की इनकम बना देंगे उसको, 10 लाख क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता, वो बन जाता है डीम्ड डिविडेंड, वो बन जाता है डीम्ड डिविडेंड 222F में। यहाँ वो लिमिट नहीं है कि कितना बनेगा टू द रिजर्व्स, वो नहीं बनेगा यहाँ वो लिमिट नहीं है। यहाँ तो जितना पेमेंट करा कंपनी ने 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितना पेमेंट किया पूरा ग्रोस पेमेंट ले लेंगे बस, वो बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। ये थे डीम्ड डिविडेंड के केस। अब इसमें अपन देखेंगे ये क्लोजली हेल्ड कंपनी वाला जो पॉइंट है ना 222E वाला डीम्ड डिविडेंड, ये काम का है, लोन और एडवांस बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी। इसका काफी बार क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का, कि कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, जो पब्लिक के लिए अपने द्वार बंद रखती है, उसे प्राइवेट या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। तो वो क्या करती है, लोन एडवांस दे रही है, लोन एडवांस दे रही है, वो बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। लेकिन किसको दे रही है लोन एडवांस, किसी शेयर होल्डर को दे रही है जिसका उस कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है। छोटे मोटे शेयर होल्डर को नहीं दे रही, ऐसे शेयर होल्डर को जिसका उस कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, या तो उस शेयर होल्डर को दे रही है या किसी एंटिटी को दे रही है, किसी एंटिटी को, किस एंटिटी को, उस ऊपर वाले शेयर होल्डर की कोई एंटिटी है जिसमें उस ऊपर वाले शेयर होल्डर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मान लो एक फर्म है ए एंड कंपनी, एंटिटी कुछ भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। इसमें मान लो ऊपर वाला जो शेयर होल्डर है, ऊपर वाला शेयर होल्डर मान लो ले लो आप ए, इसका क्या है इस फर्म में 20% और मोर पीएसआर है, 20% और मोर पीएसआर है, 20% और मोर प्रॉफिट शेयर है, तो इस एंटिटी को भी दे रही है, मतलब शेयर होल्डर की एंटिटी को भी दे रही है, तो वो भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। वो भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। कितना बनेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसमें एक पॉइंट और दे रखा था, मान लो जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन इसको। अब एक कंपनी है पार्ले प्राइवेट लिमिटेड, ये लोन और एडवांस देती है किसको, मिस्टर ए को। मिस्टर ए कौन है, इसकी 10% और मोर होल्डिंग है पार्ले में, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर की होल्डिंग कितनी है, 10% और मोर की है, तो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। किसके एंड में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के एंड में, ठीक है। अब मिस्टर ए की एक फर्म है ए एंड कंपनी नाम की, जिसमें मिस्टर ए का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। पार्ले प्राइवेट लिमिटेड इस ए एंड कंपनी को लोन एडवांस देती है, तो ये भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड, अपन ने पढ़ा था। किसके एंड से टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ए एंड कंपनी के एंड से नहीं होगा, फर्म के एंड से नहीं होगा, जो शेयर होल्डर है कंपनी का उसके एंड से होगा। तो यहाँ भी टैक्सेबल किसके एंड से होगा, मिस्टर ए के एंड से। तीसरा केस हो रहा है इसमें, जो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड है ना तो शेयर होल्डर को लोन दे रही, ना ही उसकी एंटिटी को लोन दे रही, किसी थर्ड पर्सन को लोन दे रही है, किसी थर्ड पर्सन को लोन एडवांस दे रही है। क्यों दे रही है, या तो मिस्टर ए के कहने पे दे रही है, या तो मिस्टर ए के कहने पे दे रही है, या मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए दे रही है। पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने लोन दिया मिस्टर सी को, और मिस्टर सी ने ये पैसा दे दिया ए को मिस्टर ए के बेनिफिट के लिए। तो अगर ऐसा केस है तो ये भी क्या बन जाएगा, ये लोन एडवांस भी बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। किसके एंड से टैक्सेबल होगा,
मिस्टर ए के हैंड्स में, शेयर होल्डर के हैंड्स में। मिस्टर सी के हैंड्स में नहीं होगा, मिस्टर ए के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा। अब मान लो मिस्टर ए बाद में इस लोन एडवांस का रिपेमेंट कर देता है, आज लोन लिया और कल रिपेमेंट कर दिया, तो डीम डिविडेंड क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। फिर रिपेमेंट क्या है, इररिलेवेंट, चाहे नेक्स्ट डे करे चाहे 1 घंटे बाद कर दे, एक बार कंपनी ने दे दिया, एक बार कंपनी ने दे दिया तो दे दिया, एक बार दे दिया तो वो शेयर होल्डर के लिए क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड, और शेयर होल्डर के लिए बन जाएगा इनकम, अदर सोर्स की इनकम। अब इसमें एक चीज बता रखा है, देखो यहाँ शेयर होल्डर मैंने लिया मिस्टर ए, शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मिस्टर ए इंडिविजुअल होगा। शेयर होल्डर मान लो ए एंड कंपनी एक फर्म भी हो सकती है, या RSA एसोसिएट एक फर्म भी हो सकती है, या मान लो ABC लिमिटेड एक दूसरी कोई कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर होल्डर हो सकती है, कोई फर्म भी शेयर होल्डर हो सकती है, और इंडिविजुअल तो हो ही सकता है। तो शेयर होल्डर ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं खाली इंडिविजुअल होगा, कोई भी बंदा शेयर होल्डर हो सकता है। जो भी शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर के हैंड्स में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, उस शेयर होल्डर के हैंड्स में इनकम टैक्सेबल होगी, ध्यान रखना बस। अब 3 केस बता रखे हैं जहां ये डीम डिविडेंड नहीं बनेगा, ये सेक्शन लगेगा ही नहीं, मतलब इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। पहला केस, इस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड का मान लो धंधा ही क्या है, लोन एडवांस देने का, मनी लेंडिंग का बिजनेस है इसका, तो इसने अपने शेयर होल्डर को लोन एडवांस देके कोई गुनाह नहीं करा, कोई गुनाह नहीं करा, ये डीम डिविडेंड नहीं बनेगा, पहला केस। तो दूसरा केस, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड ने जो एडवांस दिया मिस्टर ए को, ये ट्रेड एडवांस दिया। ट्रेड एडवांस क्यों दिया, पार्ले ने मिस्टर ए को पैसे पकड़ा दिए और बोला कि तू मेरे क्रेडिटर का पेमेंट करिया, या इस पैसे से ये परचेज करके लिया, ये रॉ मटेरियल परचेज करके लिया, या ये पैसे पकड़ और इसे जॉब वर्क करके दे दे, या ये जॉब वर्क करवा दे। अगर ऐसा कोई एडवांस है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए दिया गया है तो वो डीम डिविडेंड नहीं बनेगा, वो डीम डिविडेंड नहीं बनेगा। कोई एडवांस दिया गया है शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर का फायदा हो रहा है उसमें, तो वो बनता है, वो बनता है। इसके अलावा लास्ट केस है, लास्ट केस एक स्पेशल केस है। मान लो इस शेयर होल्डर ने, मिस्टर ए ने पास्ट में इस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड पे कोई एहसान किया था, कोई एहसान किया था, तो उस एहसान को चुकाने के लिए अब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, करंट ईयर में लोन एडवांस देती है, तो वो भी डीम डिविडेंड नहीं बनेगा। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो जब पार्ले प्राइवेट लिमिटेड न्यू बनी थी, तो मिस्टर ए ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रख के, खुद की इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी मिस्टर ए की, वो गिरवी रख के इस पार्ले को लोन दिलवाया था, क्योंकि पार्ले प्राइवेट लिमिटेड की स्टार्टिंग में कोई औकात नहीं थी, कोई जानता नहीं था, तो कोई लोन वगैरह मिल नहीं रहा था। तो जब ये स्टार्टिंग में न्यू बनी थी, इसको पैसों की जरूरत थी, तो मिस्टर ए ने खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रख के इसको लोन दिलवाया था। तो अब मान लो ये बात मान लो 10 साल पहले की है, करंट ईयर में मिस्टर ए को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो मिस्टर ए ने अपना एहसान याद दिलाया पार्ले को, पार्ले उस एहसान को चुकाने के लिए क्या कर रही है, लोन एडवांस दे रही है, तो ये भी डीम डिविडेंड नहीं बनता। ये भी क्या होता है, डीम डिविडेंड नहीं बनता। ये केस लो का पॉइंट है, क्योंकि पहले शेयर होल्डर ने एहसान कर दिया, अब कंपनी एहसान कर रही है, बराबर हो गया काम दोनों का काम क्या हो गया, बराबर हो गया। ये था डीम डिविडेंड जो अपन ने देख लिया। डीम डिविडेंड भी शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। इसके बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट आपके पास है, उससे आपको इनकम हो रही है। यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करने से इनकम होगी, वो तो कैपिटल गेन में जाती है, लेकिन आपके पास यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट है, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड वाले कभी कभी आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट भी देते हैं, हालांकि बहुत कम देते हैं, लेकिन देते हैं। तो जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट पे, वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। रिसीवर कौन है, यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर को मिल रहा है, उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। अब यूनिट होल्डर को कोई डिडक्शन मिलेगा कि हाँ खाली एक खर्चे का मिलेगा, वो इंटरेस्ट का खर्चा। मान लो लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया और फिर मिल रहा है डिविडेंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का खर्चा हुआ लोन पे, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, सेम टू सेम डिविडेंड की तरह, मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। फालतू पॉइंट था, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंटरेस्ट की इनकम। इंटरेस्ट की इनकम अगर आपको होती है तो क्या होगा, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पे, सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये सब मिल रहा है आपको, या आपने किसी को लोन दे रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो क्या होगा। अगर मान लो आपका धंधा ही क्या है, मनी लेंडिंग का बिजनेस है, जैसे बैंक्स का बिजनेस होता है, तो बैंक्स की इंटरेस्ट की इनकम कहाँ जाती है, पीजीबीपी में जाती है। लेकिन आपका धंधा नहीं है मनी लेंडिंग का, आपका काम तो क्या है, आप तो मान लो जॉब वगैरह करते हो या कोई और बिजनेस करते हो, लेकिन मनी लेंडिंग का बिजनेस नहीं, आपने तो ऐसे कोई लोन दे दिया, या ऐसे ही कोई मान लो डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अब आपको इंटरेस्ट का इनकम होगी, तो कहाँ जाएगी, अदर सोर्स। धंधा अगर आपका वो है तो पीजीबी में चली जाएगी, नहीं तो अदर सोर्स में आएगी। हालांकि मैंने बताया था डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं है, डिविडेंड में चाहे धंधा वही हो, फिर भी डिविडेंड की इनकम कहाँ दिखाते हैं, अदर सोर्स। ऐसे ही यूटीआई म्यूचुअल फंड से जो मिलता है आपको, वो हमेशा अदर सोर्स में आता है। चाहे धंधा आपका काम ही क्या है, यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, फिर भी वो इनकम कहाँ जाती है, वो डिविडेंड वाली, वो डिविडेंड इंटरेस्ट वाली, अदर सोर्स। ये लोन वगैरह के इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर आपका मनी लेंडिंग का बिजनेस है तो फिर उसको अपन पीजीबी में दिखा देते हैं उस इंटरेस्ट को, नहीं तो अगर बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्स में दिखा देते हैं। अब इंटरेस्ट की इनकम में से आपको सभी खर्चों का डिडक्शन मिल जाता है। मान लो आपने लोन लेके लोन दिया तो इंटरेस्ट लगा आपका, मान लो कोई ब्रोकरेज वगैरह लगा हो वो भी मिल जाएगा, या कोई और एक्सपेंस हुए हो आपके, तो सब डिडक्शन ले सकते हो, बस एज पर पीजीबीपी प्रोविजन। पीजीबीपी के आपको प्रोविजन ध्यान रखने हैं, मतलब आपका खर्चा बिजनेस के लिए होना चाहिए, जैसे वहाँ था ना,
तो मतलब आपका खर्चा इसी इनकम के लिए होना चाहिए। दूसरा रेवेन्यू होना चाहिए। तीसरा लीगल होना चाहिए। चौथा आपको 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश में नहीं करना। पांचवा टीडीएस कटता है तो टीडीएस काटना है, नहीं करोगे तो फिर वो डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेंगे या डिसअलाउ हो जाएगा। तो पीजीबीपी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आगे बता रखा है बैंक डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। हमेशा क्या होता है, अदर सोर्स की इनकम मिलता है। आपने बैंक में पैसा जमा करवा रखा है, सेविंग अकाउंट में, एफडी पे, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा हमेशा क्या बनेगा, अदर सोर्स की इनकम। आप लोग के करंट अकाउंट में जमा करवा रखा है तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में मिलता है, एफडी पे मिलता है, तो वो हमेशा क्या होगा, अदर सोर्स की इनकम बनता है हमेशा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा तो धंधा ही है, नहीं, हमेशा क्या होगा, अदर सोर्स की इनकम बनता है। आगे बता रखा है टैक्स रिफंड, आपको जीएसटी का या इनकम टैक्स का रिफंड मिला, तो रिफंड मिला तो अपन ने देख लिया था क्या होता है, पीजीबीपी। अब उस रिफंड पे इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट हमेशा अदर सोर्स की इनकम बनता है। कब बनता है, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है, जिस ईयर में रिसीव हो जाता है, ड्यू बेसिस पे नहीं बनता, हमेशा रिसीव बेसिस पे इनकम बनता है ये वाला इंटरेस्ट, टैक्स रिफंड वाला। अब कुछ एग्जाम्ड इंटरेस्ट बता रखे हैं, पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे एग्जाम्ड रहता है, फालतू पॉइंट है। अगला पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एग्जाम्ड होता है। कितना होता है, इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 एग्जाम्ड है, और अगर आपने मान लो जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है, अपनी वाइफ का या मम्मी पापा का नाम डलवा रखा है, जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है तो 7000 तक एग्जाम्ड है। मान लो 10,000 का मिला तो 7000 एग्जाम्ड, बचा हुआ 3000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये भी फालतू पॉइंट है, दोनों इंडिविजुअल के पॉइंट है, जितने पॉइंट इंडिविजुअल के होंगे उतने फालतू होंगे। अगला पॉइंट, ये थोड़ा काम का हो सकता है क्योंकि ये केस लो का पॉइंट है, इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन बैंक टू कंप्लाई विद स्टैट्यूट। आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी आई, आपने शेयर इश्यू किए होंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी आती है। जब कंपनी का आईपीओ आता है तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी काफ़ी आ जाती है, फिर कंपनी अलॉटमेंट बाद में करती है, तो अलॉटमेंट सभी को नहीं हो पाता, तो कंपनी के पास जैसे ही शेयर एप्लीकेशन मनी आती है, कंपनी इसको बैंक में जमा करवा देती है। फिर उसमें से 60-70% लोगों को तो शेयर अलॉट हो जाते हैं, बाकी का पैसा रिफंड कर देती है कंपनी, यही होता है। तो कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी खुद के पास नहीं रखनी होती, एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट, और सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवानी होती है। करवा दी कंपनी ने जमा, और उस पर बन गया इंटरेस्ट की इनकम। बैंक में पैसा पड़ा था, मान लो 10 दिन के लिए पैसा पड़ा था, 10 दिन में इंटरेस्ट की इनकम हो गई कंपनी को, कंपनी के तो इंटरेस्ट के मजे हो गए। तो ये इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल नहीं होती, ये टैक्सेबल नहीं होती। कि शेयर एप्लीकेशन मनी पे जो इंटरेस्ट बना, क्यों बना, क्योंकि कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी जमा करवानी पड़ी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए। तो ये इंटरेस्ट की इनकम, कंपनी का मोटिव नहीं था इंटरेस्ट कमाने का, वो तो कंपनी को इसलिए जमा कराना पड़ा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए। इस चक्कर में 8-10 दिन का इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये टैक्सेबल नहीं होती, ये टैक्सेबल नहीं है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट, एक और इनकम देखते हैं इंटरेस्ट की, कंपनसेशन या इनस कंपनसेशन। गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन कहाँ टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन में। अब गवर्नमेंट कंपनसेशन वगैरह देने में टाइम लगा देती है, तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर ब्याज भी देती है, ब्याज। वो ब्याज हमेशा कहाँ होगा, टैक्सेबल, अदर सोर्स पे होगा। कब टैक्सेबल होगा, जब आपको रिसीव हो जाएगा, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होता है। आपको करंट ईयर में जितना रिसीव हुआ उतना टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो करंट ईयर में 5 लाख रिसीव हुआ, 5 लाख टैक्सेबल होगा। इसमें से आपको 50% की मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, फ्लैट डिडक्शन, 2.5 लाख लेस कर दिया, 2,05,000 की आपकी आ गई अदर सोर्स की इनकम। इसमें से कोई और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आप बोलोगे पेट्रोल वगैरह लग गया मेरा, वकील हायर करना पड़ गया, कुछ भी नहीं मिलेगी, बस खाली ये डिडक्शन मिलेगी 50% की, बस रिसीव बेसिस पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बता रखा है प्लांट मशीनरी फर्नीचर को अगर आपने रेंट पे दिया, तो देखो बिल्डिंग रेंट पे देते हो वो हमेशा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। प्लांट मशीनरी फर्नीचर रेंट पे देते हो, आपका धंधा ही क्या है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे देने का धंधा ही है, तो पीजीबीपी में चला जाएगा। लेकिन धंधा नहीं है, ऐसे आपके पास पड़ा हुआ तो आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो फिर वो आ जाता है अदर सोर्स में, फिर वो आ जाता है अदर सोर्स में। एक चीज़ और है, कभी कभी आप क्या करते हो, बिल्डिंग के साथ प्लांट मशीनरी फर्नीचर सब कुछ रेंट पे दे देते हो, एक सिंगल रेंट में, तो बिल्डिंग का रेंट उसमें अलग नहीं होता मान लो, तो फिर ऐसे कैसे बिल्डिंग को आप हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले जा सकते। वहाँ खाली बिल्डिंग का रेंट कवर्ड, खाली बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नाम ही क्या उस साइड का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर वो पैसा भी अपन को यहाँ लाना पड़ता है, फिर वो पूरा पैसा, पूरा रेंट यहाँ आ जाता है। तो खाली बिल्डिंग रेंट पे है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। मान लो बिल्डिंग के साथ आपने कुछ और चीज़ें रेंट पे दी हैं, सिंगल रेंट है, अलग अलग बाइफरकेट कर नहीं सकते, तो फिर वो अदर सोर्स में लाना पड़ता है। ठीक है, ये तो देखा अपन ने। अब इनकम कैसे निकालोगे, जो भी रेंट मिलता है वो ले लो, खर्चों को लेस कर दो, सारे खर्चे लेस हो जाएंगे, सेम एज पीजीबीपी के अकॉर्डिंग लेस कर दो, रिपेयर्स वगैरह, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम या और भी कोई खर्चा। रेवेन्यू होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, यहाँ किसके लिए होना चाहिए, जो इनकम अर्न कर रहे हो रेंट वाली, इसी इनकम के लिए होना चाहिए। इसके अलावा लीगल होना चाहिए, इसके अलावा वो जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी है, ये आपकी आ जाएगी अदर सोर्स की इनकम। बस एडवांस मनी फॉरफिट करते हो 1 अप्रैल 2014 से पहले का है केस, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से अपन लेस कर देते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 14 है उसके बाद का है तो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। आगे बता रखा है एमपी एमएलए को पार्लियामेंट या असेंबली से जो अमाउंट मिलती है, कुछ लोग सोचते हैं वो सैलरी होती है, सैलरी नहीं होती, उसे पे और अलाउंस बोलते हैं, कुछ लोग उसको सैलरी भी बोलते हैं, पर वो सैलरी इनकम सैलरी हेड में नहीं जाएगी,
क्योंकि उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। ये एमपी एमएलए पब्लिक के सर्वेंट होते हैं, पार्लियामेंट और असेंबली के नहीं होते, पार्लियामेंट असेंबली के नहीं होते, ऐसा बोला गया है। तो इनकी इनकम को अदर सोर्स में माना गया है। लेकिन इनको एमपी एमएलए को जो डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा, डेली कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम हो जाएगा। आगे एक इनकम और आती है फैमिली पेंशन की, बकवास इनकम है, कुछ काम की नहीं है। एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसका एम्प्लॉयर जो था, उसका जो एम्प्लॉयर था वो भला आदमी था, उसने एम्प्लॉय की फैमिली को, ताकि उनका गुजारा चल सके, मंथली पेंशन देना स्टार्ट कर दिया, इसे बोलते हैं फैमिली पेंशन। तो एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉयर ने अपना बड़प्पन दिखाया और उसकी फैमिली को मंथली पेंशन देना स्टार्ट कर दिया, ये होती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन हमेशा किसको मिलेगी, एम्प्लॉय की फैमिली को मिलेगी, कहाँ टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स में। लेकिन फैमिली पेंशन में एक डिडक्शन मिल जाती है, फालतू सी डिडक्शन मिल जाती है, जो भी फैमिली पेंशन रिसीव हुई उसका 1/3 कर दो, और 15,000 पर एनम, इन दोनों में से लोअर। मान लो पूरे साल में 3 लाख की फैमिली पेंशन रिसीव हुई, 3 लाख का 1/3 करोगे तो 1 लाख, 1 लाख और 15,000 पर एनम, 15,000 पर एनम का आपको डिडक्शन मिलेगा। 50,000 पूरे साल की लिमिट है एग्जेम्पशन की। अब इन लोगों ने आपके ऊपर एक एहसान किया, 115 BAC अगर आप फॉलो करते हो, एम्प्लॉय की फैमिली क्या फॉलो करती है, 115 BAC, तो ये लिमिट 25,000 हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 25,000, काम की नहीं है, फालतू है। आगे बता रखा है, कोई जवान था आर्म फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्स का, और वो शहीद हो गया, गवर्नमेंट ने उसकी फैमिली को दी फैमिली पेंशन, तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी एग्जाम होती है। जवान शहीद होता है और जवान की फैमिली को फैमिली पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, वो क्या होती है, पूरी की पूरी। सेक्शन 10 में एक क्लोज है, सेक्शन क्लोज तो याद नहीं है, लेकिन क्लोज आप देख लो कोई भी, उससे मतलब नहीं है। सेक्शन 10 में क्या है, ये पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है। ये सेक्शन नंबर, क्लोज नंबर आपको याद भी नहीं करने, टाइम पास मत करना इनमें, इस कारण मैंने यहाँ लिखा नहीं तो लिख देता इसका। ये सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट कर रखा है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 की एग्जाम्पशन जो किसी चैप्टर से लिंक है तो मैं वहाँ की वहाँ करवा दूंगा, और बाकी तो मैंने कुछ कॉमन थी वो स्टार्टिंग में करवा दी थी आपको। अगला पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलती है आपको, अदर देन यूलिप और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो यूलिप तो चली जाती है कैपिटल गेन हेड में, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलती है, जो ना तो यूलिप है ना की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो तो एग्जाम्प्ट होती है, आपने बोला था, हाँ एग्जाम्प्ट होती है, सेक्शन 10(10)D में अपने पढ़ा था। पर कब होती है, जब आप प्रीमियम एक लिमिट में पे करते हो, प्रीमियम ज़्यादा पे कर देते हो तो फिर वो टैक्सेबल हो जाती है। तो मैच्योरिटी पे जब अमाउंट मिले टैक्सेबल कैसे होगी, मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिला, मान लो 50 लाख मिले, वो ले लो, और उस दिन तक उस पॉलिसी पे आपने जितना भी प्रीमियम पे किया था, मान लो 40 लाख पे किया था, वो लेस कर दो, 10 लाख की आपकी इनकम आ जाएगी, ये आ जाएगी इनकम। कहाँ टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स की, अदर सोर्स की इनकम आ यूलिप जाती है कैपिटल गेन में, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पीजीबीपी में, और नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ टैक्सेबल होती है अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है तो, अगर एग्जाम्प्ट है तो बात ही खत्म है, अगर एग्जाम्प्ट नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल हो जाती है। डेथ पे पैसा मिलता है अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, मैच्योरिटी पे नहीं मिलता, डेथ पे मिलता है, तो फिर वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। 10(10)D में बता रखा है, पढ़ा था अपन ने। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 56 to 10। देखो अभी तक अपन ने जो भी देखा था ना, ये 56 चल रहा था अपना, सेक्शन 56 में दे रखे थे क्लोज 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10। अब क्लोज देख रहे हैं, तो ये क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, काफ़ी सारे क्लोज चल रहे थे, अपन ने डायरेक्ट देख ली, क्योंकि आपको ये सेक्शन नंबर वगैरह याद नहीं रखने। ये तो क्या है, फेमस सेक्शन है, इस कारण मैंने यहाँ लिख रखा है इसका सेक्शन। तो ये सेक्शन किसकी बात करता है, गिफ्ट के टैक्सेशन की बात करता है। आपको क्या मिलता है गिफ्ट में, या तो मनी मिलती है, प्रॉपर्टी मिलता है, बिना पैसों के। मनी मतलब कैश वगैरह या बैंक में पैसा, प्रॉपर्टी मतलब एक या तो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड बिल्डिंग हो गई, शेयर्स वगैरह हो गई, ज्वेलरी वगैरह हो गई, ये आपको फ्री में मिल रहा है, या इन एडुकेट कंसिडरेशन, सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में। 10 लाख की ज्वेलरी 2 लाख में मिल गई, तो 8 लाख क्या हो गया, एक तरीके से 8 लाख का अमाउंट हो गया गिफ्ट, यहाँ पे उसे बोल देते हैं गिफ्ट। तो इन एडुकेट कंसिडरेशन में मिल रहा है तो उसे भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे गिफ्ट बोलते हैं। कितना मिल रहा है, 50,000 से ज़्यादा का, तो आपको मनी प्रॉपर्टी फ्री में मिल रही है तो या सस्ते में मिल रही है, और डिफरेंस अमाउंट क्या है, 50,000 से ज़्यादा है, तो बन जाएगा आपका गिफ्ट। और वो रिसीवर को, जिसको भी मिल रहा है उसके हैंड्स में यहाँ टैक्सेबल होगा, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको टैक्सेबल होगा। सभी पर्सन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो। अब गिफ्ट में क्या क्या आएगा, मैंने बताया, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको मनी मिलती है 50,000 से ज़्यादा, पूरी की पूरी मनी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, पूरी की पूरी मनी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो आपको 60,000 रुपये की मनी गिफ्ट में मिली, तो कितना टैक्सेबल करोगे, पूरा 60,000। ऐसा मतलब देना 50,000 तक एग्जाम, 50,000 से जैसे ही ऊपर चला गया पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। 50,000 कोई एग्जामिनेशन लिमिट नहीं है, 50,000 से जैसे ही ऊपर चला गया तो फिर पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जो लिमिट है एग्रीगेट लिमिट होती है। मान लो आपको 3% से मनी गिफ्ट में मिली, एक बंदा है अमन को 3% से मनी गिफ्ट में मिली, ए बी और सी, तीनों ने 20,000 दिए मान लो अमन को पूरे साल में, तो अमन को कितना मिला पूरे साल में मनी,
60,000, 50,000 से ज़्यादा हो गई, क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। पर पर्सन नहीं देखेंगे, अमन को, रिसीवर कौन है? अमन, उसको पूरे साल में कितने गिफ्ट मिल रहे हैं उसका एग्रीगेट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मिस्टर ए से कितना मिल रहा है उसको अलग करेंगे, बी से कितना मिल रहा है उसको अलग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अमन को टोटल गिफ्ट कितने मिले पूरे साल में, पूरा एग्रीगेट लेते हैं। क्या करते हैं? पूरा एग्रीगेट लेते हैं। तो ये एग्रीगेट लेते हैं, क्या करते हैं? एग्रीगेट लेते हैं। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है वो अभी देखेंगे अपन, उससे पहले आप मानो शेयर्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। तो शेयर्स ज्वेलरी अगर आपको गिफ्ट में मिलते हैं, 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है उनकी, वैल्यू क्या देखते हैं अपन? एफएमवी देखते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू। तो पूरी एफएमवी टैक्स मिल जाती है। जैसे मान लो आपको 2 लाख की ज्वेलरी गिफ्ट में मिली, 2 लाख की ज्वेलरी गिफ्ट में मिली, तो 2 लाख आपकी अदर सोर्स की इनकम हो जाएगा। अब ज्वेलरी आपको सस्ते में मिली, तो 10 लाख की ज्वेलरी आपको मान लो 4 लाख में मिल गई, 10 लाख की ज्वेलरी 4 लाख में मिल गई, डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया? 6 लाख। 50,000 से ज़्यादा है 6 लाख, तो 6 लाख क्या हो जाएगा? पूरा 6 लाख डिफरेंस अमाउंट टैक्स हो जाएगा। तो 10 लाख की ज्वेलरी थी, 4 लाख में आपको मिल गई, तो डिफरेंस कितना आया? 6 लाख। देखो डिफरेंस देखना पड़ेगा फिर आपको, डिफरेंस कितना है? 6 लाख। 6 लाख का गिफ्ट हुआ ना, 10 लाख की ज्वेलरी 4 लाख में मिली, तो 4 लाख तो आपने पे कर दिए, तो गिफ्ट कितना हुआ आपके लिए? 6 लाख। तो 6 लाख देखो 50,000 से ज़्यादा है, तो पूरा 6 लाख क्या हो जाएगा? 6 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, 6 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अब मनी मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन को दोनों का एग्रीगेट करना होता है। दोनों का कैसे? मान लो एक बंदा अपना अमन को गिफ्ट मिल रहे हैं। गिफ्ट में देखो, एक तो अमन को ए से तो मनी मिली, 30,000 की मिली मनी, बी से 40,000 की मिली ज्वेलरी। तो बताओ क्या होगा? अमन को टोटल 70,000 के गिफ्ट मिले, मनी प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी। तो टैक्सेबल करोगे क्या? आप बोलोगे कि मनी भी लिमिट में है और ज्वेलरी भी लिमिट में है। ऐसा नहीं, एग्रीगेट करते हैं। मनी मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का क्या करते हैं अपन? एग्रीगेट। दोनों का क्या होता है? देखो दोनों का क्या है? एग्रीगेट। दोनों का करेंगे एग्रीगेट। तो देखो दोनों का एग्रीगेट करेंगे तो अमन को 70,000 का गिफ्ट मिला है, 30,000 का मनी में, 40,000 ज्वेलरी, 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा 70,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो मनी मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है? पूरा एग्रीगेट होता है। अब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिलती है, गिफ्ट में मिलती है, फ्री में मिलती है, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, यहाँ क्या देखते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल कर देंगे। जैसे आपको एक लैंड गिफ्ट में मिला, लैंड की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी मान लो 70,000, तो 70,000 आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम टैक्स चेक कैसे करते हैं? पर प्रॉपर्टी। कैसे चेक करते हैं? मान लो आपको 2 लैंड गिफ्ट मिले, लैंड 1 और लैंड 2। लैंड 2 की थी 30,000 और लैंड 1 था 70,000, क्या होगा? लैंड 1 तो टैक्सेबल हो जाएगा, लैंड 2 टैक्सेबल नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन बिल्कुल सेपरेट चेक करते हैं और पर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पर प्रॉपर्टी, मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का तो एग्रीगेट कर देते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेपरेट रखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लिमिट है 50,000 की सेपरेट है और ये पर प्रॉपर्टी लिमिट है, तो ये तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। मान लो 2 लैंड मिले, लैंड 1 था 40,000 का, लैंड 2 था 30,000 का। अब बताओ, अब एग्रीगेट करोगे क्या? नहीं, दोनों ही टैक्सेबल नहीं होंगे, दोनों ही लिमिट के अंदर है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन चेक कैसे करते हैं? पर प्रॉपर्टी। अब एक केस हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग क्या हुआ? सस्ते में मिली, इन एडुकेट कंस्ट्रक्शन, सस्ते में मिली। सस्ते में कैसे मिली? मान लो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 15 लाख और सेल प्राइस ये आपको जो मिली वो मिली 10 लाख में। जिस बंदे ने आपको सेल करी, मैं सेल करने वाले की बात नहीं कर रहा, सेल करने वाले के लिए तो कैपिटल गेन निकलता है, उसमें अपन क्या करते हैं? फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, सेल प्राइस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच हायर वगैरह वगैरह करते रहते हैं, वहाँ तो कैपिटल गेन निकलता है, या तो अगर धंधा ही है तो बिजनेस की इनकम निकल जाती है। मैं रिसीवर की बात कर रहा हूँ जिसको गिफ्ट मिल रहा है। 10 लाख में मिल गई 15 लाख की वैल्यू की प्रॉपर्टी, वैल्यू थी 15 लाख लैंड की और 10 लाख में मिल गया, 5 लाख का डिफरेंस है, तो क्या करोगे? 5 लाख का डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल कर दोगे। 50,000 से ज़्यादा है डिफरेंस अमाउंट। लेकिन यहाँ एक चीज़ और चेक करेंगे, एक कंडीशन और दे रखी है टैक्सेबल करने के लिए कि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ना वो सेल प्राइस का 110% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना 10% से ज़्यादा होना चाहिए तो ही टैक्सेबल होगा। यहाँ तो देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का 150% है, 50% का डिफरेंस होगा दोनों में, तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ केस, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है मान लो 10,80,000 और सेल प्राइस 10 लाख। 10,80,000 की प्रॉपर्टी आपको 10 लाख में मिल गई, तो फायदा कितना हुआ आपके लिए गिफ्ट कितना है? 80,000 का गिफ्ट हो गया आपके लिए एक तरीके से, 80,000 का गिफ्ट हो गया। 50,000 से ज़्यादा आप बोलोगे टैक्सेबल कर देते हैं, टैक्सेबल तो कर दोगे, लेकिन एक कंडीशन चेक करनी है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का 10% से, क्या बोलते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का 110% से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस 10% से ज़्यादा का होना चाहिए। यहाँ देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का कितना है? 108% है, दोनों में डिफरेंस खाली 8% का है, आप टैक्सेबल नहीं कर पाओगे।
डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा होते हुए भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये वाला गिफ्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? ये 10% की लिमिट क्यों डाली? याद करो 43CA 50C मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल गेन और पीजीबीपी में। क्या पढ़ाया था? सेलर के लिए, अगर सेलर लैंड बिल्डिंग सेल करता है तो उसके लिए अपन सेल प्राइस क्या लेते हैं? सेल कंसिडरेशन क्या लेते हैं? सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवरेज हायर करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने उसमें एक लिमिट देखी थी, एक टॉलरेंस बैंड देखा था। अगर सेल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में जो डिफरेंस है अप टू 10% तक है, या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है, तो अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और सेल प्राइस को ही एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं। तो ऐसे केस में मान लो, इस केस में क्या होता, सेलर के लिए भी अपन सेल प्राइस बताओ क्या लेते? 10 लाख ही लेते, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 10% का है। तो सेलर के लिए भी अपन ये लेते, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो इसमें इग्नोर ही कर देते, अपन तो सेल प्राइस 10 लाख मान लेते, अपन तो मान लेते कोई दिक्कत नहीं है 10 लाख सेल प्राइस। तो बाहर के लिए भी क्या है? परचेज प्राइस 10 लाख, तो कोई गिफ्ट है ही नहीं, तो कोई गिफ्ट नहीं। तो उन दोनों सेक्शन की लिमिट के चक्कर में यहाँ पे भी ये पॉइंट डाल दिया कि डिफरेंस दोनों में 10% से ज़्यादा होना चाहिए तो ही टैक्सेबल करेंगे। अभी यहाँ पे 80,000 का डिफरेंस आ रहा है, फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा, फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा, डिफरेंस 10% से ज़्यादा का होना चाहिए। खाली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं है ऐसा पॉइंट, डिफरेंस वाला पॉइंट। अब आपको मान लो क्वेश्चन में दो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, एग्रीमेंट वाली भी और रजिस्ट्रेशन वाली भी, कौन सी लोगे? तो 50C 43C में लेते हैं ना अपन। कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं अपन? होल या पार्ट कंसिडरेशन ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, अकाउंट पे या डीडी ईसीएस वगैरह से दिया गया है, तो एग्रीमेंट वाले दिन की ले लो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर ऐसा नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वाले दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर ऐसा केस होता है तो। अब प्रॉपर्टी में देखो क्या लोगे, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बता रखा है, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके लिए वो कैपिटल एसेट होना चाहिए। प्रॉपर्टी में देखो एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो मनी तो कोई दिक्कत नहीं है, मनी तो कैश हो गया बैंक में, पैसा हो गया। अब प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो प्रॉपर्टी रिसीवर के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट। स्टॉक नहीं होना चाहिए। मान लो किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, उसको ज्वेलरी गिफ्ट में मिल रही है या ज्वेलरी कम प्राइस में मिल रही है, क्या होगा? पीजीबीपी हेड में चला जाएगा। किसी का लैंड बिल्डिंग का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसको लैंड बिल्डिंग कम प्राइस में मिल रही है या गिफ्ट में मिल रही है, कहाँ चला जाएगा? पीजीबीपी हेड। वो पीजीबीपी हेड में गिफ्ट बन जाएगा। पीजीबीपी हेड में याद करो सेक्शन 28 पढ़ाया था मैंने, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट गिफ्ट और परक्यूसिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वेदर इन कैश और इन काइंड। कि कोई भी गिफ्ट मिलता है बिजनेस के रिगार्डिंग, कोई भी गिफ्ट मिलता है बिजनेस के रिगार्डिंग, कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे कैश में मिले चाहे काइंड में मिले, वो पीजीबीपी हेड में चला जाता है। अगर बिजनेस का गिफ्ट है तो पीजीबीपी हेड में चला जाता है, बात ही खत्म। यहाँ तो कब आता है? अगर रेसिपिएंट के लिए वो चीज क्या है? कैपिटल एसेट। रेसिपिएंट के लिए वो स्टॉक नहीं है। अब यहाँ पे गिफ्ट भी लिमिटेड बता रखे हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे रखी है प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी में देखो क्या क्या गिफ्ट बनेंगे, शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये 8 आइटम आप गिफ्ट मानो। अगर मान लो आपको कार गिफ्ट में मिली 10 लाख की, तो टैक्सेबल करोगे क्या? बताओ, देखो कार है क्या यहाँ पे? नहीं, कार टैक्सेबल नहीं होगी। आईफोन गिफ्ट में मिला 2 लाख का, टैक्सेबल होगा क्या रिसीवर के लिए? नहीं होगा। तो कार, आईफोन ये गिफ्ट मिलते हैं अगर आपको, टैक्सेबल नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। अगर जबकि वो आपके कैपिटल एसेट है मान लो, तो भी नहीं होगी। लेकिन मान लो आपका धंधा है और फिर कार, आईफोन ये गिफ्ट मिल रहे हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग मिल रहे हैं आपको, फिर वो पीजीबीपी हेड में चले जाएंगे। पीजीबीपी हेड में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, पीजीबीपी हेड में सब गिफ्ट कवर्ड है। वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, मान लो आपको कपड़ा गिफ्ट में मिल रहा है, आपका कपड़ों का धंधा और कपड़ा गिफ्ट में मिल रहा है, वहां कपड़ा भी कवर्ड है। कुछ भी मिले वहां गिफ्ट में, फॉरेन की टिकट गिफ्ट मिल रही है आपको, फॉरेन टूर की, वो भी टैक्सेबल है वहां तो सारे गिफ्ट कवर्ड है, वहां कुछ एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस है अगर आपका, और बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी गिफ्ट मिला, बिजनेस में कोई भी गिफ्ट मिला, चाहे स्टॉक गिफ्ट मिला, चाहे बिजनेस में कुछ भी गिफ्ट मिला, आपको सप्लायर ने कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ भी गिफ्ट मिला, सब बिजनेस हेड में चला जाता है। यहाँ का बात है, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, ऐसे ही कैपिटल एसेट आपको गिफ्ट में मिल रही है, तो ये चीज़ें गिफ्ट में मिलती है तो टैक्सेबल होती हैं। कार, आईफोन वगैरह ये गिफ्ट में मिलते हैं तो टैक्सेबल नहीं होते, ये टैक्सेबल नहीं होते। अगला है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? लैंड बिल्डिंग आ जाएंगे। लेकिन लैंड बिल्डिंग में एक चीज छोड़ देना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं आएगा, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, बेचने वाले के टैक्सेबल नहीं होता। तो जिसको मिल रहा है, मान लो किसी को फ्री में मिल रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड या कम प्राइस में मिल रहा है, तो रिसीवर के लिए वो गिफ्ट बनेगा ही, वो फुल्ली क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है, बेचने वाले के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। रिसीवर को अगर सस्ते में मिलता है तो भी, फ्री में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है तो भी। तो लैंड बिल्डिंग आ जाएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। अब अपन आते हैं कुछ केस में आपके ये सेक्शन लगेगा ही नहीं, मतलब
गिफ्ट होते हुए भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो आपको 50 लाख की लैंड गिफ्ट में मिली, आपके लिए मान लो वो कैपिटल एसेट है, आपका बिजनेस वगैरह नहीं है, आपके लिए वो कैपिटल एसेट है, फिर भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कब? अगर वो आपको रिलेटिव से मिलता है। किससे मिलता है? रिलेटिव से। रिलेटिव कौन होता है भी देखेंगे अपन। रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, कितना भी मिले, करोड़ों में मिले, कितना भी मिले, पूरा एग्जेम्प्ट। दूसरा केस, शादी पे अगर आपको गिफ्ट मिलता है, शादी पे आपकी शादी हो रही है, एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एंगेजमेंट, मंगनी, दस्तूर, इनकी बात नहीं कर रहा, शादी की बात कर रहा हूँ, एनिवर्सरी की बात भी नहीं कर रहा, खाली मैरिज। मैरिज पे आपको किसी से भी गिफ्ट मिले, मान लो आपको पड़ोसी ने आके मैरिज पे 2 लाख का कैश गिफ्ट में दे दिया, ऐसा होगा नहीं, फिर भी मान लो दे दिया, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। शादी में आप कितना भी गिफ्ट ले लो, पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। तीसरा, आपको वसीयत के थ्रू मिला या इनहेरिटेंस में मिला। इनहेरिटेंस मतलब पहले कोई प्रॉपर्टी आपके दादा की थी, फिर पापा की हुई, फिर आपकी हुई, ऐसा मान लो। या वसीयत थी, मान लो आपके दोस्त की वसीयत थी कि उसमें लिखा हुआ था कि उसके बनने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, दोनों में आपके और दोस्त के बीच में गहरी दोस्ती थी, तो ऐसे वसीयत के थ्रू मिला या इनहेरिटेंस में मिला, पूरा एग्जाम। आगे, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर और पेयर, इसका मतलब क्या है? मान लो कोई व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मान लो आपका एक दोस्त है आखिरी सांसें गिन रहा है, या आपकी कोई फ्रेंड है आखिरी सांसें गिन रही है, उसने अपनी ज्वेलरी आपको पकड़ा दी और बोले कि अब ये प्रॉपर्टी, ये अमानत तेरी होगी, या आपने घर की चाबी आपको पकड़ाई और बोली कि ये अमानत अब तेरी है, तो इसको संभालना, मैं तो जा रही हूँ, तो इसको संभालना। तो ये होता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर और पेयर। कभी कभी लोग ऐसे दे देते हैं कि आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनको पता है कि अब जाने वाले हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी किसी को पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि तू इसको संभालना। जनरली तो रिश्तेदारों को पकड़ाते हैं, रिश्तेदारों को पकड़ाते तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, लेकिन मान लो किसी और को पकड़ा दिया, दोस्तों को पकड़ा दिया, किसी और को पकड़ा दिया, तो वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट। आगे बता रखा है लोकल अथॉरिटी से, नगर निगम वालों से गिफ्ट मिला, पूरा एग्जाम्प्ट। आगे बता रखा है कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई इंस्टीट्यूशन है या रिलीजियस ट्रस्ट है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। इनकम टैक्स में अपना चैप्टर आता है चैरिटेबल ट्रस्ट का, वहाँ सेक्शन आते हैं 12AA, 12AB, 1023C वगैरह, उनमें कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उससे गिफ्ट मिला, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। अगला पॉइंट भी इसी से लिंक है, उस ट्रस्ट को गिफ्ट मिला, उस ट्रस्ट को किसी से भी गिफ्ट मिला, उस ट्रस्ट को, उस रजिस्टर्ड ट्रस्ट को किसी से भी गिफ्ट मिला, तो ट्रस्ट के एंड में भी एग्जाम। ट्रस्ट देता है तो रिसीवर के एंड में एग्जाम, ट्रस्ट को मिलता है तो ट्रस्ट के एंड में एग्जाम। आगे बता रखा है कोई अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, अगला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, ये अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, ये प्राइवेट ट्रस्ट की बात करता है। तो किसी इंडिविजुअल ने मान लो कोई प्राइवेट ट्रस्ट बनाया, क्यों बनाया? अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए। मान लो श्याम ने एक ट्रस्ट बनाया, प्राइवेट ट्रस्ट, क्यों बनाया? इसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, बेटी की शादी करनी थी, बेटी क्या है, इसकी रिलेटिव है, बेटी की शादी करनी थी, तो श्याम को पता था कि खुद के पास पैसे रखेंगे तो उड़ जाएंगे, खुद भी अगर एफडी वगैरह भी करवाएगा तो भी उड़ जाएंगे पैसे, क्योंकि खर्च ही लाया, मान लो ऐसे मान लो। तो इसने क्या किया, ट्रस्ट बना के पैसे यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो ट्रस्ट को फ्री में पैसे मिल गए। बेटी की शादी के लिए इसने 10 लाख रुपीज इस ट्रस्ट में डाल दिए ताकि फ्यूचर में बेटी की शादी कर सके। तो अगर ऐसा केस है तो ट्रस्ट को जो पैसा मिला, ये क्या है, एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट ये क्या है, एग्जाम्प्ट। आगे बता रखा है, आगे 2 पॉइंट काट दो, फालतू पॉइंट कुछ काम के नहीं है। कोविड के रिगार्डिंग है, कोविड से डेथ हो जाती है या कोविड के इलाज के लिए अगर आपको पैसा मिलता है तो क्या है, वो एग्जाम्प्ट होता है। फालतू पॉइंट है दोनों। अब रिलेटिव क्या लोगे आप? देखो रिलेटिव, सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए देखो रिलेटिव कौन है, काफ़ी सारा खानदान यहाँ कवर हो जाता है। खानदान में क्या क्या हो जाता है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है, ये तो कवर हो जाते हैं। तो कोई पर्सन है, मान लो मिस्टर ए, मिस्टर ए के लिए कौन कवर हो जाती है, मिसेज ए। अब मिस्टर ए के लिए कौन कौन कवर हो जाता है इसमें, ज़्यादातर मैं बताऊँ तो आपको मिस्टर ए के पेरेंट्स कवर हो जाते हैं सबसे पहले, चिल्ड्रन कवर हो जाते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर कवर हो जाते हैं, और ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, ये कवर हो गए। मिस्टर ए के लिए देखो रिलेटिव कौन होंगे, पेरेंट्स मिस्टर ए के, खुद के बच्चे, खुद के भाई बहन, और जो उसके माँ बाप है, माँ बाप के जो भाई बहन है, माँ बाप के भाई बहन कौन हुए, कौन हुए माँ बाप के भाई बहन, चाचा ताऊ मौसा, चाचा ताऊ मौसी, चाचा ताऊ मौसी, और कौन हुआ, बुआ मामा, ये कवर हो जाते हैं। माँ बाप के भाई बहन, माँ बाप के भाई बहन, ये मिस्टर ए के लिए कवर हो जाते हैं। अब मिस्टर ए के लिए और कौन कवर होगा, उसकी वाइफ, वाइफ भी कवर होगी। इसके अलावा वाइफ के जो परिवार वाले हैं वो भी मिस्टर ए के क्या बन जाएंगे, रिलेटिव। इन लॉस, मतलब मिस्टर ए के सास ससुर हो गए, इन लॉस सास ससुर हो गए, और क्या हो गए, बच्चे तो दोनों के सेम ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे दोनों के अलग अलग होंगे, बच्चे तो सेम ही होंगे। आज के ज़माने में पता नहीं अलग अलग हुए तो भी कवर होंगे। तो मिसेज ए के पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी कवर हो जाते हैं, ये भी मिस्टर ए के लिए क्या बन जाते हैं, रिलेटिव।
तो मिस्टर ए के लिए रिलेटिव तो खुद का परिवार कवर हो गया, पेरेंट्स आ गए जिसमें बच्चे आ गए, भाई बहन आ गए, और पेरेंट्स के भाई बहन, और पेरेंट्स के कौन, भाई बहन, पेरेंट्स के भाई बहन, ठीक है, खुद के भाई बहन भी और पेरेंट्स के भाई बहन। इसके अलावा इसकी वाइफ की फैमिली कवर हो गई, वाइफ की फैमिली में इन लॉज हो गए, इन लॉज मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये कवर हो जाए, ये कवर हो जाए, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये कवर हो जाते हैं। बच्चे दोनों के सेम हो, जनरली यही बता रखा है यहाँ पे, देख लो क्या क्या बता रखा है। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, एक तो स्पाउस, मिस्टर ए की स्पाउस कौन, मिसेज कवर हो जाएगी। दूसरा ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, खुद के भाई बहन और स्पाउस के भाई बहन, खुद के भाई बहन और स्पाउस के भाई बहन। स्पाउस के भाई बहन क्या लगेंगे, साला साली, साला साली। इसके अलावा ब्रदर और सिस्टर पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, खुद के जो पेरेंट्स है, खुद के पेरेंट्स जो है, खुद के माँ बाप है मिस्टर ए के, उनके ब्रदर सिस्टर, मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, ये हो गए। इसके अलावा मिस्टर ए की पीछे की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी, पीछे की पीढ़ी कौन होती है, जैसे कि माँ बाप, दादा दादी हैं जिंदा तो वो दादा दादी, परदादा परदादी आज के ज़माने में होंगे नहीं, बात खत्म। आगे की पीढ़ी कौन होगी, इसके बच्चे, बच्चों ने बच्चे कर दिए तो वो बच्चे बस करते हैं तो आज के ज़माने में वो भी पता नहीं होते नहीं होते। तो आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी, ऐसे ही स्पाउस की आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी, पीछे की आगे की पीढ़ी तो दोनों की सेम रहेगी। ऐसा थोड़ी होगा मिस्टर ए के बच्चे अलग, मिसेज ए के अलग, आज के ज़माने में अगर हो तो मैंने बताई थी, अलग हो तो अलग बात है। बाकी स्पाउस के माँ बाप, स्पाउस के माँ बाप भी क्या हो गए, मिस्टर ए के लिए उसके रिलेटिव हो गए। तो ये सब तो रिलेटिव होते ही हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और बता रखा है, ऊपर जो पर्सन बताए इनकी कोई स्पाउस है, जैसे मान लो मिस्टर ए के भाई बहन है, उसके रिलेटिव हो गए। मिस्टर ए के भाई ने शादी कर ली तो मिस्टर ए की आ गई भाभी, तो भाभी भी क्या बन जाएगी, रिलेटिव, भाई की स्पाउस। ऐसे ही मिस्टर ए की बहन ने शादी कर ली तो मिस्टर ए का आ गया जीजा, तो जीजा भी क्या बन जाएगा, रिलेटिव। तो ऊपर वाले लोगों का कोई स्पाउस है, स्पाउस है तो वो भी रिलेटिव में आएगा, वो भी रिलेटिव में आएगा। तो काफ़ी लोग कवर कर रखे हैं, लेकिन काफ़ी लोग छोड़ भी रखे हैं, जैसे नीस नेफ्यू, फ्रेंड्स फियंसे। नीस नेफ्यू कौन होते हैं, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, इनको रिलेटिव नहीं मानेंगे। कजिन्स, कजिन्स को रिलेटिव नहीं मानेंगे। फियंसे, वाइफ होनी चाहिए, वाइफ को रिलेटिव मानेंगे। फियंसे है, गर्लफ्रेंड है, लिव इन पार्टनर है, कुछ भी है, कोई भी रिलेटिव में नहीं आएगा। खाली वाइफ है, वाइफ आएगी रिलेटिव, तो फियंसे वगैरह रिलेटिव में नहीं आएंगे। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक रिलेटिव नहीं। इसके अलावा दोस्त, कुछ लोग दोस्तों को भाई से बढ़कर मानते हैं कि भाई है ये तो मेरा, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो वो भाई नहीं बनेगा, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो दोस्ती रहेगा, तो रिलेटिव में नहीं आएगा। तो नीस नेफ्यू, फ्रेंड्स फियंसे, ये रिलेटिव में नहीं आएंगे। तो इनसे गिफ्ट मिलता है तो लिमिट लगेगी 50,000 वाली, 50,000 से ज़्यादा है तो फिर पूरा टैक्सेबल। और बाकी इन लोगों से गिफ्ट मिलता है, स्पाउस वगैरह से, भाई बहन से, माता पिता से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना भी मिले पूरा एग्जाम। एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन होता है, एचयूएफ के जितने भी मेंबर हैं, फैमिली एंटिटी होती है, जो फैमिली वाले हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटिव बस। अब आप बोलोगे कंपनी फर्म इनका क्यों नहीं दिया, देखो कंपनी फर्म वाले जनरली क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, इनका तो बिजनेस होता है। कंपनी कोई क्या खोलता है, कंपनी गिफ्ट लेने के लिए खोलता है, कोई कंपनी खोलते हैं बिजनेस करने के लिए। फर्म भी लोग बिजनेस करने के लिए खोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, तो उनको जो गिफ्ट मिलता है जनरली बिजनेस का गिफ्ट मिलता है, तो बिजनेस हेड में चला जाता है वो, और बिजनेस हेड में सारे गिफ्ट कवर्ड है और वहाँ कोई लिमिट वगैरह भी नहीं है, वो बिजनेस हेड में सीधा टैक्सेबल हो जाते हैं उनके एंड पे, बात ही खत्म है। तो यहाँ नौबत ही नहीं आती, यहाँ टैक्स करने की नौबत ही नहीं आती। पर वैसे ये सेशन सब पे लगता है, मान लो कंपनी फर्म वालों का धंधा नहीं है और उनको गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, तो फिर यहाँ आ जाएगा एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन, एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन, ये ध्यान रखना। अब इसमें कुछ अदर पॉइंट और दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है जो अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक मिस्टर श्याम था, उसने बिल्डिंग परचेज करी थी 2005 में 20 लाख की, इस बिल्डिंग को उसने गिफ्ट में दे दिया। मान लो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ यहाँ पे, मिस्टर सोनू को, सोनू कौन है, उसका बेटा, बेटे को गिफ्ट में दिया। बताओ मिस्टर श्याम के लिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट में देना कभी भी ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन में अपन ने पढ़ा था, ट्रांसफर नहीं मानते, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं। सोनू को गिफ्ट मिला, इसके बेटे को गिफ्ट मिला, क्या होगा, 50 लाख की बिल्डिंग गिफ्ट में मिल गई, बताओ, कुछ नहीं होगा, दोनों बाप बेटे क्या है, रिलेटिव, बात ही खत्म। अब सोनू आगे जाके मिस्टर सी को सेल कर रहा है 80 लाख में, कर दे सेल, अब सोनू को कैपिटल गेन निकलेगा, 80 लाख में सेल कर देगा, सेल अमाउंट ले लेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, ये तो लेते हैं अपन, कैपिटल गेन में पढ़ा था, तो 20 लाख कॉस्ट ले लेंगे, मिस्टर श्याम ने कितने में परचेज करी थी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, जब श्याम ने परचेज करी थी उस दिन से लेकर के जब सोनू सेल कर रहा है उस दिन तक का ले लेंगे, ये तो अपन ने पढ़ रखा है। लेकिन मान लो मिस्टर श्याम ने प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी अपने दोस्त को, रोहित को गिफ्ट में दी थी, दोनों में गहरी दोस्ती थी, 50 लाख की प्रॉपर्टी रोहित को गिफ्ट में मिली। श्याम के कोई दिक्कत है क्या, श्याम के कोई दिक्कत नहीं है, श्याम की कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट देना ट्रांसफर नहीं मानते, तो कैपिटल गेन तो निकलेगा नहीं। लेकिन रोहित जिसको फ्री में मिल रहा है गिफ्ट, दोस्त है, ये दोस्त रिलेटिव होता है क्या, रिलेटिव नहीं होता, दोस्त रिलेटिव नहीं होता। 50 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, टैक्सेबल हो जाएगी रोहित की, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। अब रोहित आगे जाके इस प्रॉपर्टी को सेल करता है 80 लाख में, चलो ठीक है सेल कर देता है, सेल अमाउंट ले लोगे आप 80 लाख, आगे जाके इसका कैपिटल गेन निकलेगा, सेल कर रहा है तो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने पे कैपिटल गेन तो आता ही है।
ठीक है, अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? आप तो बोलोगे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेते हैं, कैपिटल गेन में पढ़ा था कि अगर कोई असेट आपकी प्रॉपर्टी कैसे बना, ऐसे ट्रांजेक्शन से जिसको ट्रांसफर नहीं मानते, तो अपन क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेते हैं। पर यहाँ क्या हुआ, कोई असेट आपका प्रॉपर्टी मिला बना गिफ्ट वगैरह से, लेकिन वो गिफ्ट आपका टैक्सेबल हो गया, रिसीवर के एंड से वो टैक्सेबल हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है रिसीवर के एंड में, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, उस एसेट की कॉस्ट क्या लेनी पड़ती है, जितना अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो गई वो बन जाती है कॉस्ट। फिर आप 80 लाख में सेल करोगे तो कॉस्ट क्या रहेगी, 50 लाख। प्रीवियस ओनर को भूल जाओ, अब प्रीवियस ओनर को भूल जाओ, क्योंकि रोहित ने बेचारे ने अदर सोर्स में टैक्स दे दिया। रोहित को तो चलो गिफ्ट मिला, श्याम के कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रोहित की तो दिक्कत हो गई थी, तो जो टैक्स दिया जिस अमाउंट पे वो इसके लिए कॉस्ट बन जाएगा। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भूल जाओ और प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भूल जाओ। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे, जिस दिन रोहित को गिफ्ट मिला इस दिन से लेकर के जिस दिन रोहित सेल करेगा उस दिन तक का लेना है। डेट ऑफ गिफ्ट टू डेट ऑफ सेल लेना है, डेट ऑफ गिफ्ट टू डेट ऑफ सेल लेना है। तो ये है केस, ये वाला जो केस है ये उस कैपिटल गेन वाले प्रोविजन को ओवरराइड करता है कि आप प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लो, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग ले लो, उसको ओवरराइड कर देता है। अगर आप गिफ्ट किसको दे देते हो, अपने दोस्तों वगैरह को गिफ्ट दे देते हो। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि गिफ्ट अपन दोस्तों वगैरह को दें इतना अमाउंट का, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये प्रोविजन उसको ओवरराइड कर देता है। तो ऐसे केस में प्रीवियस ओनर को भूल जाओ, जिसके एंड से गिफ्ट टैक्सेबल हुआ है, जितने अमाउंट का टैक्सेबल हुआ है वो बनेगी कॉस्ट, वो बनेगी कॉस्ट। आगे बता रखा है, एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो सैलरी हेड में परक्यूसेट बन जाता है और वो यहाँ नहीं आता, फिर वो 56 to 10 नहीं लगता, फिर सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। वो एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय को गिफ्ट किससे मिल रहा है, एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर कोई भी गिफ्ट दे, चाहे वो कार दे चाहे लैपटॉप दे, सारे कवर है वहाँ पे। सैलरी में ऐसा नहीं है कि ये खाली, जो इसमें मैंने 8 गिफ्ट बताए आपको, 8 गिफ्ट मूवेबल, 2 इमूवेबल और 1 मनी, ये कवर है नहीं, सब कवर है। सैलरी में भी पीजीबी की तरह क्या है, सब कवर है, और वहाँ भी ये 50,000 की लिमिट नहीं है। तो अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉय की क्या बनता है, वो परक्यूसिट में सैलरी की इनकम बन जाता है, बात खत्म। यहाँ टैक्सेबल नहीं करते उसको, सैलरी में ही कर देते हैं। और लास्ट बता रखा है, शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर मिलता है कंपनी से, तो बोनस शेयर को कभी भी गिफ्ट नहीं मानते। बोनस शेयर को गिफ्ट नहीं मानते तो वो टैक्सेबल नहीं होगा 56 रुपये। आप बोलोगे बोनस शेयर तो फ्री में मिले हैं, तो बोनस शेयर मिलने से कोई शेयर होल्डर को फायदा नहीं हो जाता। कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिलते हैं, तो 1000 शेयर थे मान लो किसी शेयर होल्डर के पास, 100 शेयर का बोनस मिल गया, तो उससे क्या होता है, उसके 1000 शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। एग्रीगेट 1100 शेयर की वैल्यू इक्वल्स टू 1000 शेयर, बराबर ही रहती है। तो बोनस शेयर कंपनी जो देती है बकवास चीज़ें होती है, कुछ काम की नहीं होती। तो बोनस शेयर शेयर होल्डर को मिलते हैं, तो कोई फायदा नहीं है शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर के लिए फायदा नहीं है तो ये गिफ्ट नहीं मानते इसको, ये टैक्सेबल नहीं होता। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर दिए जाते हैं तो वो बन जाता है डीम्ड डिविडेंड, अपने पढ़ा था। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में काम का नहीं है, तो एग्जाम में भी काम का नहीं है, कभी कोई पूछता नहीं। अगर आपने अपनी FR सब्जेक्ट में देखा होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में कोई पूछता ही नहीं है, तो यहाँ कौन पूछेगा, वहीं नहीं पूछते, यहाँ कौन पूछेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वैसी कचरी चीज़ है। तो बोनस शेयर मिलता है किसी भी शेयर होल्डर को, तो उसे गिफ्ट नहीं मानते, वो 56 to 10 में टैक्सेबल कभी भी नहीं होगा। केस लो का पॉइंट था। अब अपन आगे कुछ इनकम और देखने वाले हैं। अब जो अपन इनकम देखेंगे अदर सोर्स वाली, वो सब देखेंगे स्पेशल रेट वाली इनकम। स्पेशल रेट वाली जैसे अपन ने देखो कैपिटल गेन में देखी थी, कौन कौन सी देखी थी, 111A, 112A, 112, स्पेशल रेट लगती है उन पे, स्पेशल रेट भी वहीं पढ़ ली थी अपन ने। फिर पीजीबी में देखी थी अपन 2 इनकम, 115 BBF रॉयल्टी वाली, 115 BBG कार्बन क्रेडिट वाली, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट और कार्बन क्रेडिट वाली 2 इनकम ये देखी थी। अब अदर सोर्स में देखेंगे अपन, कौन कौन से देखेंगे अदर सोर्स में, 115 BB, 115 BBJ, 115 BBH और 115 BB, ये अदर सोर्स में 4 इनकम देखने वाले हैं। चारों स्पेशल रेट के सेक्शन है, इन पे स्पेशल रेट ही लगेगी, चाहे आप फाइनेंस रेट फॉलो करो चाहे कंसेशन रेट फॉलो करो, चाहे जनरल रेट फॉलो करो चाहे कंसेशन फॉलो करो, इन स्पेशल रेट पे तो स्पेशल रेट लगेगी। ये स्पेशल रेट वाले सेक्शन देखने वाले हैं। और ये 4 सेक्शन जो देखने वाले हैं, ये चारों क्या है, गंदी इनकम है। गंदी इनकम कैसे, 115 BB लॉटरी वगैरह की इनकम है, गंदी इनकम। 115 BBJ क्या है, ऑनलाइन गेम की इनकम, ये भी गंदी इनकम है। 115 BBH क्या है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह की इनकम, ये भी क्या है, गंदी इनकम। और 115 BB क्या है, ये तो और भी गंदी इनकम है, ये है काला धन आपका इंडिया की काली कमाई। तो इनमें टैक्स की रेट भी ज़्यादा है। 115 BB, BBJ, BBH, इन तीनों सेक्शन में तो 30% टैक्स रेट आपको बता रखी है। 30% टैक्स रेट, कोई खर्चे वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता, 30% की टैक्स रेट बता रखी है। सरचार्ज अलग लगता है अगर लगता है तो, और सेस तो लगता ही है। और 115 BB इसमें तो और भी रेट ज़्यादा बता रखी है, इसमें बता रखी है 60% की टैक्स रेट। इसमें और भी चीज़ें बता रखी है, वो देखेंगे, बाकी 60% की।
तो ये गंदी इनकम है। और ये जो टैक्स रेट इन सेक्शन में बता रखी है ये सभी एसएससी के लिए सेम है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग, सभी के लिए सेम। स्पेशल रेट वाले जो सेक्शन होते हैं वो किसी एसएससी से भेदभाव नहीं करते, वो सभी के लिए, उन सेक्शन में सभी के लिए सेम रेट होती है। तो सबसे पहले गंदी इनकम कौन सी देख रहे हैं अपन? कैजुअल इनकम अदर देन ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम के लिए अलग से सेक्शन। कैजुअल इनकम में क्या क्या आ जाता है? आपने लॉटरी वगैरह में पैसा जीता, जैसे मालामाल वीकली अगर पिक्चर देखी हो आपने, तो लॉटरी में अगर आप पैसा जीतते हो, कैजुअल इनकम। क्रॉसवर्ड पजल्स, अखबार वगैरह में जो पजल्स आते हैं उनको सोल्व करने से अगर आप पैसा जीतते हो, कैजुअल इनकम। इसके अलावा रेस में आप पैसा जीतते हो, आप रेस में पैसा लगाते हो, हॉर्स रेस, घोड़ों की रेस में, गधों की रेस में, कुत्तों की रेस में, बिल्लियों की रेस में, जो भी रेस है वो सब यहाँ पे कवर हो जाती है। इसके अलावा कार्ड गेम्स, आप ऑफलाइन कार्ड गेम खेलते हो, ताश खेलते हो बैठ के दोस्तों के साथ, पैसों वाली ताश खेलते हो आप, पैसों वाली ताश खेलते हो, यहाँ कवर हो जाएगा। जुआ सट्टा खेलते हो आप, कैसीनो में जाके जुआ सट्टा खेलते हो, ऐसे मान लो जुआ सट्टा खेलते हो, यहाँ कवर हो जाएगा। इसके अलावा कोई और गेम खेलते हो, कोई और गेम, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में चले गए आप, कौन बनेगा करोड़पति में चले गए, अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के केबीसी खेला आपने, वो भी यहाँ कवर हो जाएगा। आप बोलोगे ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन कौन सा है? ऑनलाइन नहीं है कि टीवी पे आ गया तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन वो नहीं होता। ऑनलाइन मतलब जो इंटरनेट के थ्रू खेला जाता है, जो इंटरनेट के थ्रू खेला जाता है वो होता है ऑनलाइन गेम, जिसमें आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन आप खेला जाता है, वो होता है ऑनलाइन गेम। बाकी सारे गेम ऑफलाइन होते हैं, बाकी सबको ऑफलाइन मानते हैं, ऐसा नहीं कि टीवी पे आ गए तो चलो ऑनलाइन हो गया। जो इंटरनेट के थ्रू खेला जाता है वो होता है ऑनलाइन गेम। आप सट्टा लगाते हो किसी मैच पे, सटोरिए से कॉल पे, तो वो ऑफलाइन होगा, वो ऑफलाइन है। लेकिन आप मान लो ऑनलाइन कोई ऐप डाउनलोड करते हो और वहाँ टीम बनाते हो, सट्टा लगाते हो या टीम बनाते हो, तो फिर वो है ऑनलाइन गेम। तो ये सारे कैजुअल इनकम 30% से टैक्सेबल होती है 115BB में, कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। चैप्टर 6 का मैंने आपको पहले बताया था, स्पेशल रेट से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, किसी भी खर्चे का नहीं मिलता, ना ही चैप्टर 6 के जो डिडक्शन होते हैं ATC से ATU सब भूल जाओ, कुछ नहीं मिलता इनमें से। इसके अलावा इंडिविजुअल को जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है, मान लो किसी इंडिविजुअल है अमन की 2 लाख की लॉटरी की इनकम और कोई इनकम नहीं है, तो आप लोग स्लैब का बेनिफिट दे देते हैं, नहीं मिलेगा। 2 लाख पे सीधा लग जाएगी 30% की रेट, 30% सीधी लग जाएगी, वो इंडिविजुअल का वो बेनिफिट भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा इस इनकम से कोई भी लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, आप इस इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हो, लॉटरी की 5 लाख की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको मान लो लॉटरी में लॉस हो गया, लॉटरी में जो लॉस हो गया किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी भी इनकम से, ना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, ना सैलरी की इनकम से, ना बिजनेस इनकम से, किसी से नहीं कर सकते। वो खुद की लॉटरी की इनकम से भी नहीं कर सकते। मान लो 2 लॉटरी खेली, एक लॉटरी में आपने 5 लाख कमा लिए, दूसरी में आपको 2 लाख का लॉस हो गया, तो 2 लाख लेस कर पाओगे क्या? नहीं, डूब गया 2 लाख आपका। 5 लाख पे सीधा टैक्स देना आपको, तो 5 लाख में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। मान लो 1 लाख का आपका खर्चा हुआ था लॉटरी की टिकट खरीदने का, वो भी भूल जाओ, वो भी लेस नहीं कर सकते, सीधा ग्रोस बेसिस में 5 लाख पे टैक्स लगेगा। तो कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, ना कोई लॉस सेट ऑफ कर सकते। ये लॉस क्या होता है? डेड लॉस होता है, डेड लॉस होता है, ये लॉस आपका डूबा हुआ होता है। अगला 115BB ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम क्या है? जो इंटरनेट पे खेले जाते हैं। जैसे आपने कोई भी ऐप डाउनलोड किया, गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप डाउनलोड किया, आपने PUBG का ऐप डाउनलोड कर लिया, ऑनलाइन रमी वाला ऐप डाउनलोड कर लिया, ड्रीम 11 डाउनलोड कर लिया, माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लिया और उस पर अपना अकाउंट बना लिया और वहाँ गेम खेले। वहाँ भी गेम होते हैं, रमी वगैरह तो गेम होते ही हैं, और ये ड्रीम 11 माई 11 सर्कल ये भी गेम की कैटेगरी में, आप टीम बनाते हो और पैसा कमाते हो, ये भी क्या है? गेम है। तो 30% से टैक्सेबल होगा 115BB में। नेट विनिंग्स पे टैक्स लगेगा यहाँ पे, नेट विनिंग्स पे टैक्स लगेगा यहाँ पे। ऊपर तो क्या था, कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता, यहाँ क्या है? आपको एक चीज़ लेस हो जाएगी। क्या लेस हो जाएगी? नेट विनिंग क्या होती है? देखो, जो ऐप आपने डाउनलोड किया, मान लो ड्रीम 11 का ऐप डाउनलोड किया, तो ड्रीम 11 पे जितना पैसा जीता वो ले लो पूरा का पूरा, और उसमें से ड्रीम 11 पे जो लॉस हुआ वो लेस कर, मतलब सेम गेम का आप लॉस लेस कर दो, सेम कंपनी के सेम गेम का लॉस लेस कर दो। मान लो ड्रीम 11 पे आपने 50,000 रुपये गेम में जीते, लेकिन आप 2-3 बार गेम और खेले, उसमें आप मान लो 10,000 रुपये हार भी गए, तो कितना लेना आपको? 40,000 में टैक्स लगेगा। यहाँ पे आपके ऊपर एक रहम कर दिया कि सेम गेम का लॉस आप लेस कर दो। लेकिन ऐसा मानो आपने माई 11 सर्किल पे भी अकाउंट बनाया था और 10,000 रुपये वहाँ आ रहे थे, आपने ड्रीम 11 पे 50,000 कमाए, तो वो लेस कर पाओगे क्या? माई 11 सर्किल के वो लेस नहीं कर सकते, वो अलग कंपनी है। आप बोलोगे गेम तो सेम, गेम सेम कहाँ? गेम चलो आप टीम बनाने का है, पर कंपनी तो अलग है, माई 11 सर्किल अलग है और ड्रीम 11 अलग कंपनी है, तो किसी और का लेस नहीं कर सकते। PUBG पे आप पैसे हार गए तो लेस कर दोगे क्या? ड्रीम 11 से नहीं कर सकते, सेम कंपनी के सेम गेम से, सेम कंपनी के सेम गेम से लेस कर सकते हो। ये आ जाती है नेट विनिंग। तो 40,000 पे सीधा 30% टैक्स लग जाएगा। सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस तो लगाना ही है। अब ग्रोस विनिंग में देखो क्या आएगा, यहाँ बता रखा है, ये कंपनी वाले, ये ऑनलाइन गेम खिलाने वाले काफ़ी हरामी होते हैं।
हरामी क्या होते हैं ये आपको बहकाने के लिए, ललचाने के लिए क्या करते हैं कि आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, और ज्वाइनिंग बोनस से गेम खेलो आप, ज्वाइनिंग बोनस से गेम खेलो आप तो, और स्टार्टिंग में आपको पैसा भी जिता देते हैं, एक आध बार जीतते ही आप खुश हो जाते हो, आपकी लत लग जाती है, और फिर आप हारना स्टार्ट करते हो, और एक बार हारना स्टार्ट करते हो जिंदगी भर हारते हो, लोन ले लेके हारते हो, कर्ज चढ़ता जाता है और बर्बाद होते जाते हो। तो ये चलता है इनमें। तो ये आपको ज्वाइनिंग बोनस भी देते हैं। इसके अलावा ये आपको और ललचाते हैं, ये आपको बोलते हैं ये देखो आपका ये बन गया रेफरल कोड, आप इस रेफरल कोड को अपने दोस्तों को शेयर करो और उनसे भी ऐप डाउनलोड करवाओ, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद करो आप। तो फिर आप अपने रेफरल बोनस अपने दोस्तों को बांटते हो, दोस्तों को गेम के बारे में बताते हो, दोस्त भी ऐप डाउनलोड करता है और दोस्त को बोलते हो ये रेफरल कोड डाल देना मेरा वाला, इससे तुझे भी थोड़ी भीख मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी, तो उसको भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है और आपको रेफरल बोनस मिल जाता है। कभी कभी ये कुछ इंसेंटिव वगैरह भी दे देते हैं, ऐसे ही कुछ कोइंस दे दिए वगैरह वगैरह दे दिए, तो ये सब चीज़ें दे देते हैं। कैसे देते हैं, आप जैसे ही इनका ऐप डाउनलोड करते हो, ड्रीम इलेवन का ऐप डाउनलोड किया, अकाउंट बनाया, अपना अकाउंट बनाया, वहाँ एक वॉलेट क्रिएट हो जाता है आपका, अगर आप किसी ने गेम खेला हो तो पता होगा, वॉलेट क्रिएट हो जाता है, वॉलेट क्रिएट हो जाता है, उस वॉलेट में पैसा आता है, उस वॉलेट में आता है, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, उस वॉलेट में आता है। अब इसमें दो केस होते हैं, या तो आप उस पैसे को, जो ज्वाइनिंग बोनस मिला, रेफरल बोनस मिला, इंसेंटिव मिला, उस बोनस को, उस रेफरल बोनस को या उस इंसेंटिव को अगर आप विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, अगर वो विड्रॉएबल है, मतलब अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। अमन का मान लो अकाउंट बना हुआ है, वॉलेट बना हुआ है ड्रीम इलेवन पे, तो वो पैसा विड्रॉ होकर अमन के खुद के बैंक अकाउंट में जा सकता है, तो वो भी क्या होगा, विनिंग का पार्ट माना जाएगा, वो भी माना जाएगा कि आपने जीता है पैसा। वो ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल बोनस भी क्या होगा, विनिंग का पार्ट माना जाएगा। लेकिन मान लो कोई ज्वाइनिंग बोनस आपको मिला 1000 रुपीज़ का, मान लो, लेकिन वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, खाली आप उससे गेम खेल सकते हो, वॉलेट में पड़ा हुआ है आपके, ड्रीम इलेवन के वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो वॉलेट से गेम खेल सकते हो आप, उसको 1000 रुपये को विड्रॉ करके आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर उस अमाउंट को इग्नोर कर देना, वो टैक्सेबल नहीं होती, वो टैक्सेबल नहीं होती। तो ग्रॉस विनिंग में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपने जो पैसा जीता, गेम खेल के जो पैसा जीता वो आ जाएगा, इसके अलावा आपको ये ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव मिलते हैं जो विड्रॉएबल हैं, क्या है विड्रॉएबल, ये भी क्या होगा, ग्रॉस विनिंग का पार्ट बन जाएगा। लेकिन विड्रॉएबल नहीं है तो इसको इग्नोर कर देना। अब इसमें एक चीज़, एक फालतू पॉइंट और दे रखा है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही ऐप पे मल्टीपल अकाउंट बना देते हैं, जिनको ज़्यादा भीख चाहिए होती है, जिनको ज़्यादा ज्वाइनिंग बोनस चाहिए होता है, क्या करते हैं वो अलग अलग मेल आईडी डाल के, अलग अलग मोबाइल नंबर डाल के काफ़ी सारे अकाउंट बना लेते हैं। ड्रीम इलेवन पे मान लो अमन ने 5 अकाउंट बना दिए, तो आप 5 अकाउंट पे इनकम कैसे निकालोगे, तो पाँचों अकाउंट का जितने भी उसने पैसा जीता है सारों को ग्रोस करेंगे, जितना भी हारा सबको ग्रोस करेंगे, ग्रोस विनिंग माइनस टोटल लॉस लेस कर देंगे, इनकम आ जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे मल्टीपल अकाउंट बना लेते हैं, एक ही ऐप पे, एक ही ऐप है, एक ही गेम है, एक ही ऐप है, उसमें मल्टीपल अकाउंट बना लेते हैं, तो सबका एग्रीगेट करके निकालेंगे, सबका एग्रीगेट करके निकालेंगे। अब नेट विनिंग कैसे निकालते हैं, तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले समझ में आ जाएगा। मान लो एक बंदा रोहित, तो उसने ड्रीम इलेवन पे अपने वॉलेट को आपसे शेयर किया, ये वॉलेट जो है ना, कोई भी अगर आप गेम खेलोगे तो उसके अकाउंट में ये वॉलेट बन जाता है, इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, इसमें सब कुछ आता है कि कितना पैसा आपने इसमें जमा करवाया था, कितना कितना आपने विड्रॉ किया, टोटल कितनी आपने पैसे जीते या कितने पैसे हारे, सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, और बैलेंस वगैरह भी लिखा हुआ रहता है। तो रोहित ने ये ड्रीम इलेवन का मान लो ऐप इंस्टॉल किया पहली बार 1 अप्रैल को, कोई भी डेट को कर सकता है, लेकिन आप मान लो 1 अप्रैल को किया, तो इसका बैलेंस क्या होगा, नील होगा, ठीक है नील। तो 1 अप्रैल को जैसे ही इसने ऐप इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया, इसको मिल गया ज्वाइनिंग बोनस जो विड्रॉएबल नहीं था, मतलब उससे खाली ये गेम खेल सकता था, 1000 रुपीज़ मिल गए इसको, 1000 का बैलेंस आ गया। 10 अप्रैल को रोहित ने इसको गेम खेलना था, तो 10 अप्रैल को रोहित को मान लो घर वालों से पॉकेट मनी मिली, पॉकेट मनी मिली, तो जो पॉकेट मनी मिली, इसने बैंक में पैसा मिला इसको, रोहित को अपने बैंक में, उसने उस अमाउंट को अपने बैंक से वॉलेट में डाल दिया 20,000, उसको बड़ा गेम खेलना था, बड़ा सट्टा लगाना था इसको। अब बैलेंस हो गया 21,000। 15 अप्रैल को मैच था इंडिया पाकिस्तान का, मान लो इसने पैसा लगा दिया और ये जीत भी गया, 40,000 जीत गया, बैलेंस बढ़ गया अकाउंट का, 61,000 हो गया इसका ड्रीम इलेवन के वॉलेट का, ठीक है। 4 मई को दूसरा गेम हुआ, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ, वहाँ ये हार गया, वहाँ इसको 10,000 का चूना लग गया, अब बैलेंस हो गया 51,000 का। 20 जून को इसने अपने दोस्त को बताया इस अकाउंट के बारे में, इस ड्रीम इलेवन के बारे में, कि देख मैंने वहाँ गेम खेला था, मैंने 40,000 रुपये जीते थे, तू भी जीतेगा, तू बस मेरा कोड यूज़ कर ले। इसने अपना कोड दिया, इसको रेफरल बोनस मिला, और रेफरल बोनस कैसा था, विड्रॉएबल, जो ये विड्रॉ भी कर सकता था। कितना मिला, 5,000, इसका बैलेंस हो गया 56,000। 30 जून को इसके घर वालों ने इसको पकड़ लिया, ठोका इसको कि क्या काम कर रहा है ये, टाइम पास क्या कर रहा है, क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो इसने तब 30,000 रुपये मान लो विड्रॉ करे, 30,000 विड्रॉ क्यों किया मान लो गर्लफ्रेंड वगैरह को घुमाना था इसको, तो 30,000 विड्रॉ करे,
और उसके बाद मान लो ये पकड़ा गया, घर वालों ने इसको ठोक दिया, फिर इसने गेम खेलने बंद कर दिया मान लो, फिर पूरे साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है आगे भी ट्रांजेक्शन हो, लेकिन मैंने इतना एग्जाम्पल लिया है। ठीक, अब ग्रॉस विनिंग देखो कैसे निकालेंगे। कितनी बार जीता इसने, इस एग्जाम्पल में तो एक ही है, 40 है, आगे भी होती मान लो तो ले लेते, तो 40 विनिंग्स की होगी। इसके अलावा देखो कोई ज्वाइनिंग बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव जो विड्रॉएबल है, देखो इसको एक रेफरल बोनस मिला था विड्रॉएबल वाला 5000, ये ले लिया अपन ने। नॉन विड्रॉएबल वाला भूल जाओ, वो नहीं होगा टैक्सेबल। 45,000 की आ गई ग्रॉस विनिंग, इसका लॉस भी हुआ होगा, लॉस देखो 10,000 का बस, मान लो आगे और हुआ था तो वो भी ले लेते, यहाँ तो एक ही दे रखा है तो वो ले लिया 10,000 का। तो नेट विनिंग कितनी आ गई, 35,000 की आ गई। 35,000 पे लग जाएगा 30% से टैक्स। अब ये कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेट फॉर्मूला और दे रखा है। अनपढ़ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेट कैलकुलेशन बना दी। अनपढ़ लोग होते हैं, क्योंकि गेम खेलने वाले काफ़ी सारे अनपढ़ लोग होते हैं, काफ़ी सारे अनपढ़ गवार लोग होते हैं, काफ़ी सारे बेरोजगार भी लोग भी गेम खेलते हैं जो टाइम पास करते हैं। तो उन लोगों को इतनी कैलकुलेशन कहाँ करनी पड़ेगी, कैसे चेक करेंगे ग्रोस विनिंग कितनी है, ये कितनी है। तो एक अल्टरनेटिव तरीका होना है A+D - B+C। तो इसका मतलब क्या है, A+D - B+C। सबसे पहले इसमें बता रखा है ए और डी का, तो डी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट का क्या है ये उठा लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सभी के ऐप में बन जाएगा, सभी के वॉलेट में, जो भी ऐप डाउनलोड करोगे उस वॉलेट में बन जाएगा, तो वहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस देखो आप, तो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, इसने तो आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो लास्ट बैलेंस यही आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया डी। तो ए क्या है, ए है अमाउंट कितनी विड्रॉ करी, अमाउंट कितनी विड्रॉ करी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट कितनी विड्रॉ करी, देखो अमाउंट कितनी विड्रॉ करी 30,000। ये भी टोटल आ जाता है, स्टेटमेंट में क्या आता है, टोटल आ जाता है ये भी, कि कितनी अमाउंट उस बंदे ने, रोहित ने पूरे साल में विड्रॉ करी। तो यहाँ कितनी करी है इस एग्जाम्पल पे, तो 30 करी है, तो A+D ले लिया, अमाउंट कितनी विड्रॉ करी और क्लोजिंग बैलेंस क्या है ये ले लिया। माइनस क्या करना है इसमें से, B+C। B+C में क्या आएगा, बी में क्या है, अमाउंट उस बंदे ने कितना डिपॉजिट करा, खुद का पैसा कितना डिपॉजिट करा, एक तो वो ले लो, खुद का देखो कितना डिपॉजिट करा 20,000। एक तो ये डिपॉजिट करा उसने खुद का पैसा, इस एग्जाम्पल में तो इतना ही करा, इंक्लूडिंग कोई नॉन विड्रॉएबल है, नॉन विड्रॉएबल है वो भी ले लो। यहाँ विड्रॉएबल नहीं लेते अब इसमें, नॉन विड्रॉएबल देखो कितना 1000, क्योंकि दो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होंगी। एक रोहित ने खुद का पैसा, उसको पॉकेट मनी मिली थी, बैंक में लिया और बैंक से यहाँ जमा करवा दिया, वो टैक्सेबल थोड़ी होगा यहाँ जमा करवाना, तो 20,000 ये टैक्सेबल नहीं हो रही है, नॉन विड्रॉएबल टैक्सेबल होता नहीं, अपन ने पढ़ा था ऊपर जब मैंने आपको समझाया था। तो 21,000 ये आ गया, ये आ गया बी, अमाउंट डिपॉजिटेड और नॉन विड्रॉएबल, इंक्लूडिंग नॉन विड्रॉएबल। प्लस सी क्या है, ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस वो क्या था, इसका 0 था, वो ले लिया। ये करोगे तो भी क्या आएगा आंसर, 35,000 ही आएगा, 35 ही आएगा। तो बेटर तो क्या है, आप तो ग्रॉस विनिंग निकाल लो, माइनस लॉस फ्रॉम सेम ऑनलाइन गेम लेस कर दो, सबसे बेटर तो ये तरीका है। बाकी अल्टरनेटिव तरीका है अनपढ़ लोगों के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट में सब कुछ लिखा हुआ होता है, A+AB लिखा हुआ होता है, एक मतलब कितना विड्रॉ किया उसका टोटल लिखा हुआ होता है, क्लोजिंग बैलेंस तो होता ही है, ओपनिंग बैलेंस होता ही है, और कितना अमाउंट उसने ऐड किया ये भी लिखा हुआ होता है। तो मेहनत ही नहीं करनी, बस नीचे का A+D - B+C करना है। तो उन अनपढ़ लोगों के लिए तरीका बना दिया, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसमें आगे कुछ और पॉइंट बता रखे हैं, इस इनकम से कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। रोहित बोलता है कि मेरा तो 200 रुपीज़ का नेट खर्च हो गया था, मैंने नेट का रिचार्ज करवाया था, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। खाली क्या कर सकते हो आप, सेम गेम का लॉस लेस कर सकते हो और कुछ भी लेस नहीं कर सकते। आगे बता रखा है चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसी इंडिविजुअल को मान लो खाली ये इनकम हो रही है 2 लाख की नेट विनिंग है, तो सीधा 30% टैक्स लगा दो, कोई बेसिक एग्रीमेंट लिमिट का स्लैब का बेनिफिट मिलेगा नहीं। आगे बता रखा इस इनकम से किसी भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। और इस गेम में अगर आपको लॉस हो जाता है, मान लो रोहित की ग्रॉस विनिंग थी 1 लाख की और लॉस था मान लो 2 लाख का, तो नेट विनिंग क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो वो लॉस आपका कुछ नहीं हो पाएगा, वो लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो खाली किससे सेट ऑफ होता है यहाँ पे, सेम गेम से लेस कर लो आप, बस सेम कंपनी के सेम गेम से आप लेस कर लो, लेस हो सकता है तो, बाकी किसी दूसरे गेम से भी लेस नहीं हो पाएगा। दूसरे एड से तो भूल ही जाओ, हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से, इनकम से तो सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। वो लॉस आप खाली किससे लेस कर सकते हो, सेम कंपनी के सेम गेम से। पबजी का लॉस आप ड्रीम 11 से लेस नहीं कर सकते, माई 11 सर्किल का लॉस आप ड्रीम 11 से लेस नहीं कर सकते। हाँ, ड्रीम 11 का लॉस आप ड्रीम 11 के विनिंग से लेस कर सकते हो, ड्रीम 11 का लॉस ड्रीम 11 की ग्रॉस विनिंग से लेस कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। तो ये थी दूसरी गंदी इनकम 115 BBJ। अब तीसरी गंदी इनकम 115 BBS, ये है वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट ये क्या होते हैं, ये होती है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, डोज कॉइन,
बिटकॉइन, डोजकॉइन ये होते हैं। इसके अलावा एक एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, मतलब जिसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो आपके पास एक 20 रुपये का नोट है, सामने वाले के पास 10 रुपये के नोट है, आपने अपने 20 का नोट दिया, वो 10 का नोट उसने आपको दे दिए। ये हो गया फंजिबल, एक्सचेंज हो गया ये। तो आपके पास एक iPhone 15 पड़ा हुआ है डब्बा पैक, सामने वाले के पास भी iPhone 15 डब्बा पैक पड़ा हुआ है, आपने अपना उसको दिया, उसने आपको अपना दे दिया। ये क्या है? फंजिबल। अब नॉन फंजिबल क्या हुआ? जिसको आसानी से एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास एक iPhone था, आपने उस पर चित्रकारी करी, गोल्ड की प्लेटिंग करवा दी, मान लो फर्जी गोल्ड की प्लेटिंग करवा दी, मोदी जी के पास गए, सेल्फी ले ली उसमें, मोदी जी के साइन करवा लिए उस iPhone के पीछे, तो वो थोड़ा स्पेशल बन गया। तो अब आप क्या कर रहे हो? उस आईफोन को सेल नहीं कर रहे, उस आईफोन का बनाया आपने डिजिटल टोकन, वो बन गया एनएफटी। उस आईफोन का बनाया, उस स्पेशल चीज का क्या बना दिया? डिजिटल टोकन। अब उस डिजिटल टोकन को सेल कर रहे हो आप, उस डिजिटल टोकन को सेल कर रहे हो। आप लोग ये कौन खरीदेगा? कौन मूर्ख है? देखो दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक मूर्ख है। तो मैं आपको एक बताऊं, तो एक फुटबॉलर था, उसने अपना नाक साफ किया था, तो जिस रुमाल से नाक साफ किया था ना, उस रुमाल को भी करोड़ों में किसी ने खरीद लिया था। तो ऐसे ऐसे पागल लोग भी दुनिया में हैं। तो पागल टाइप के फैन होते हैं कुछ लोग, पागल टाइप के लोग होते हैं, वो कुछ भी खरीद लेते हैं। जिनके पास अथाह पैसा होता है, तो पैसों को क्या करें? तो ऐसे टाइम पास काम करते हैं। तो किसी के फैन बन जाते हैं, तो उनका नाक साफ करा हुआ या जो भी साफ करा हुआ चीज़ है सब खरीद लेते हैं, वो भी करोड़ों में, और उसको सजा के रखते हैं। तो दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। आज के ज़माने में कुछ भी बिक सकता है। तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जो ट्विटर का पहला CEO था, ट्विटर अब तो एक्स बन गया, ट्विटर का जो पहला CEO था, उसने अपना एक ट्वीट किया था, फर्स्ट ट्वीट, ट्विटर पे जो फर्स्ट ट्वीट हुआ था, फर्स्ट ट्वीट, उसका उसने क्या कर लिया? NFT बना दिया, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका बना दिया उसने डिजिटल टोकन, और उस ट्वीट को उसने 18 CR में सेल कर दिया। अब आप बोलोगे किसने खरीदा होगा? मैंने बताया मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। मान लो एक बंदा था जिसने खरीदा, वो था मिस्टर बी ने खरीदा। अब मिस्टर बी को पता था इससे बड़े मूर्ख भी दुनिया में, तो मिस्टर बी को मिल गया मिस्टर सी, इसने इसको चेप दिया 20 CR में। मिस्टर सी को पता था इससे बड़े मूर्ख भी दुनिया में, इसने इसको खरीदा 20 CR में, और आगे इसको चेप दिया 25 CR में मिस्टर डी को। तो बड़े बड़े मूर्ख बैठे हैं जो आपकी चीज़ खरीदने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ट्विटर का फर्स्ट CEO था, उसने अपने ट्वीट का डिजिटल टोकन बनाया, पहले ट्वीट का, और उसको 18 करोड़ में चेप दिया। अब आप बोलोगे ये NFT बना लिया, तो NFT और क्या काम आ सकता है? देखो NFT को सामने वाला बंदा खरीदेगा, उसका पर्पस ये होता है कि वो आगे किसी को और चेप देगा, किसी और को चेप देगा, उसको पता है कि कोई और मूर्ख मिल जाएगा। एक तो ये पर्पस होता है। दूसरा, अब वो जो ट्विटर का उसने ट्वीट खरीदा, CEO का ट्वीट खरीदा, उसको वो कहीं डिस्प्ले भी कर सकता है, उसका राइट आ गया उस ट्वीट पे, कहीं भी डिस्प्ले कर सकता है। कोई मूवी बनाता है तो मूवी में डिस्प्ले कर दिया, या कहीं पे भी डिस्प्ले कर दिया, टीवी में डिस्प्ले कर दिया, किसी सीरीज में डिस्प्ले कर दिया, ये काम भी कर सकता है वो, ये राइट आ जाता है उसके पास। बाकी ये काम करते हैं। तो ये होता है NFT। तो अब ये भी गंदी इनकम होती है। इसकी इनकम कैसे निकालते हैं? देखो सेल अमाउंट ले लेते हैं। तो जैसे ट्विटर के CEO ने कितने में सेल किया था? 18 CR में NFT बना के। उसके बताओ कॉस्ट क्या लगी थी? उसे किसी से परचेज किया था क्या? कोई कॉस्ट आई थी क्या उसकी? ट्वीट करने की कोई कॉस्ट आई थी क्या? आप बोलोगे हाँ उसकी कॉस्ट आई थी, उसने टाइप किया था ना, तो उसकी उंगलियां घस गई थी। ऐसी कोई भी कॉस्ट नहीं लेनी, खाली क्या कॉस्ट लेनी है यहाँ पे? परचेज करने की कॉस्ट, तो कोई कॉस्ट नहीं आई। मान लो उसने ब्रोकरेज दिया सेल करने पे, तो वो भी कॉस्ट है, वो लेस करोगे क्या? ट्रांसफर करके मत कर देना। या कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं निकाल रही है, NFT की इनकम निकाल रहे हैं। कुछ लोग इसको कैपिटल गेन समझ लेंगे, कैपिटल गेन वगैरह नहीं है कुछ भी, कैपिटल गेन भूल जाओ, यहाँ कैपिटल गेन नहीं है। NFT की इनकम निकाल रहे हैं, जो अदर सोर्स की इनकम बनेगी। तो कोई कॉस्ट आई नहीं, तो 18 CR उसकी इनकम बन जाएगी। अब मान लो मिस्टर बी ने खरीद लिया 18 CR में, और आगे चेप दिया 20 CR में, तो मिस्टर बी के लिए क्या इनकम बनेगी? NFT की क्या बोलते हैं इसकी, VDA की इनकम कितनी बनेगी? 20 CR सेल। अब मिस्टर बी ने तो परचेज किया था, तो परचेज किया था तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर लो। कितने में परचेज किया था? 18 CR। तो एक चीज लेस कर सकते हो क्या? परचेज करने की कॉस्ट, और कुछ भी लेस नहीं कर सकते। आपका मान लो पसीना बहा था, वो कुछ लेस नहीं होगा, ब्रोकरेज वगैरह कुछ लेस नहीं होगा, खाली परचेज करने की कॉस्ट लेस कर दो बस। अगर आपने परचेज किया है, तो अगर आपने खुद ने बनाया है तो कुछ लेस नहीं होगा। अगर आपने परचेज करके सेल किया है तो परचेज वाली कॉस्ट लेस कर दो। ट्रांसफर वगैरह के खर्चे कुछ भी लेस नहीं होंगे यहाँ पे, बस सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, और इस पर लग जाएगा 30% से टैक्स। 115 BBH में 30% से टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर सकते हो, खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर सकते हो अगर परचेज करा हुआ है तो। आगे बता रखा है चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एक्टिविटी लिमिट का इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो मिस्टर ए को 2 लाख की इनकम होती है, बाकी कोई इनकम नहीं है, तो 2 लाख पे सीधा 30% टैक्स लग जाएगा। आगे बता रखा है इस इनकम से किसी भी हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, इस इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर मान लो वीडियो को ट्रांसफर करने से आपको लॉस हो गया, तो लॉस आपका डूब जाएगा,
वो लॉस आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना सैलरी, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना बिजनेस, किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इवन वीडियो की खुद की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मान लो आपके पास 2 बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन में 5 लाख का फायदा हुआ और दूसरे में 2 लाख का लॉस हुआ, 2 है तो लेस कर पाओगे क्या? नहीं, दूसरा वाला डूब गया, बस 5 लाख सीधा टैक्सेबल। तो वीडियो का लॉस डूबा हुआ है, आप सेम वीडियो की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, सेम वीडियो की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये तीनों क्या होती है? बिल्कुल गंदी इनकम होती है। ऐसी चीज़ों से दूर रहो तो ज़्यादा बेटर रहोगे, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में इंसान बर्बाद होता है। इन तीनों चीज़ों में 99% लोग बर्बाद हुए हैं, 99% लोग। कुछ लोग गलती से पैसे कमा लेते तो फिर वो बाद में बर्बाद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहना ही बेटर होता है, चाहे वो कैजुअल इनकम हो, चाहे ऑनलाइन गेम वाला हो, चाहे वो वीडियो वाला हो। तीनों बर्बादी की तरफ ले जाती है, तीनों में लॉस ही होता है वैसे, और इनकम हो भी गई तो आगे बर्बाद होगी। तो इन तीनों से दूर रहना बेटर है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें तीनों में क्या कर रखा है? सीधा 30% की टैक्स कर रखी है। और ये बर्बादी के काम जनरली कौन करते हैं? ये इंडिविजुअल करते हैं, जनरली इंडिविजुअल करते हैं। तो उनको स्लैब वगैरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधा 30% टैक्सेबल। ना चैप्टर 6 का बेनिफिट मिलेगा, ना कोई लॉस वगैरह सेट ऑफ होगा। ये था। इसके बाद अगली इनकम है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ये कहाँ का वर्ड है? 115 BBE, 115 BBE में का वर्ड है, इंडियन ब्लैक मनी। अब देखो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की डेफिनेशन तो कहाँ बता रखी है? 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D, इन सेक्शन में बता रखी है। इन सभी सेक्शन में अनडिस्क्लोज्ड इनकम की डेफिनेशन बता रखी है, लेकिन इसका टैक्सेबल कहाँ बता रखा है? 115 BBE। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सेक्शन 68 ये बोलता है कैश क्रेडिट। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए जा रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, काफ़ी सारा क्रेडिट हो रहा है, एओ ने आपकी चेकिंग करी। देखो ये इनकम कब मिलती है? देखो पहली बात तो ये इनकम टैक्सेबल कब होती है? जब वो आपकी इनकम डिपार्टमेंट वालों के पकड़ में आ जाती है या एओ के पकड़ में आ जाती है, तब टैक्सेबल हो जाती है। मतलब एओ आपकी चेकिंग कर रहा है, स्क्रूटनी कर रहा था, पकड़ में आ गई, या डिपार्टमेंट वालों ने आपके ऊपर रेट डाली, तब टैक्सेबल होती है। पकड़ में कैसे आती है? या तो आपके बारे में कहीं खबर मिल गई दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या काफ़ी बार इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपन देखेंगे प्रोसीजर वाले पार्ट में कि रेट कब डाली जाती है, स्क्रूटनी वगैरह कैसे होती है, तब फिर ये इनकम मान लो आपकी पकड़ में आ गई। कौन सी वाली इनकम? इंडिया का काला धन, इंडिया का काला धन। तो फिर क्या होगा? 115 BBE में स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा। अब कौन कौन सा होता है इंडिया का काला धन, वो बता रखा है इन सेक्शन में। सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट के बारे में बता रखा है। आपकी बुक्स में पैसा आया जा रहा है, आपकी बुक्स में पैसा आया जा रहा है, बैंक में पैसा आया जा रहा है, एओ ने चेकिंग किया, आपसे पूछा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, या तो आप चुप हो जाते हो या आप कुछ एक्सप्लेनेशन देते हो, पर एओ को लगता है आप हवा में बातें कर रहे हो, तो पैसा बना देगा आपकी ब्लैक मनी। जैसे लोग क्या करते हैं, चरस गांजा का धंधा करते हैं लोग। मान लो कुछ लोग चरस गांजा का धंधा करते हैं या सुपारी लेके मर्डर करते हैं, तो अब उनको मान लो अपनी इनकम को 1 नंबर में बनाना है, क्योंकि उनका सारा इनकम कैसी होती है? 2 नंबर की होती है, काला धन होता है उनका, कैश का होता है। तो क्या करते हैं? एक कंपनी खोली, मान लो ABC लिमिटेड, सीमेंट कंपनी, पूरा पैसा उस बैंक में डालते रहते हैं। फिर एओ ने चेकिंग करी, मान लो एओ पूछता है आपके पास इतना सारा सेल का कैसे आ रहा है? वो बोलते हो कि हम फिर वो बोलते हैं कि हमने सीमेंट काफ़ी सारी सेल कर दी। एओ बोलता है अच्छा लाओ परचेज के बिल दिखाओ। तो ऐसे केस होते हैं कि आप बैंक में पैसा डाल रहे हो काफ़ी सारा, फिर एओ चेकिंग करके पूछ रहा है कि पैसा आया कहाँ से है? आप तो हो जाते हो या हवा में बात करते हो, हमने तो लोन लिया था, या ये सेल किया था, या वो किया था, और एओ को लगता है आप हवा में बातें कर रहे हो, तो फिर वो बना देगा आपको उसकी ब्लैक मनी। दूसरा, आके एओ ने रेट डाली या आप चेकिंग कर रहा है एओ, तो पता चला आपने 10 लाख का लैंड खरीदा था जो बुक्स में ही नहीं। पता चला 10 लाख की ज्वेलरी खरीदी थी आपने कच्चे में मतलब कैश में खरीदी थी, जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी, कच्चे में खरीदी थी, तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो बन जाएगी आपकी ब्लैक मनी। या मान लो एओ आपके रेट डाला, डिपार्टमेंट वालों ने आपके रेट डाला, और आपके ऑफिस में 20 लाख का अनअकाउंटेड कैश मिल गया, बुक्स में ही नहीं रहा कैश इन हैंड, और 20 लाख का मिल गया, या 20 करोड़ का मिल गया मान लो, या 20 लाख का कुछ भी मिल गया, वो बन जाएगा आपकी ब्लैक मनी। अगला 69B, ये है इन्वेस्टमेंट मनी की बात करता है ये भी, लेकिन ये करता है नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। मतलब डिपार्टमेंट वालों ने आपके रेट डाली, बुक्स में आपके कैश आ रहा था 20 लाख का, और आपके ऑफिस में मिल गया 2 करोड़ का कैश। अनअकाउंटेड बताओ कितना मिला? अनअकाउंटेड 1.80। रिकॉर्ड कितना कर रखा आपने? 20 लाख का, और जबकि एक्चुअल में कितना है? 2 करोड़। तो डिफरेंस क्या है? ये ब्लैक मनी, ये डिफरेंस वाला केस है कि रिकॉर्ड कर रखा है 20 लाख और मिला 1.80 से। तो डिफरेंस को क्या बना देगा? वो आपकी ब्लैक मनी। काफ़ी लोगों की बनती, काफ़ी लोगों की नहीं मिलती, कि भंडार मिलते हैं पैसों के भरे हुए। तो अगर बुक्स में रिकॉर्ड है आपके कि कैश इन हैंड दिखा रखा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बिजनेस है, मान लो आपके कैश का काम भी होता है, तो चलो ठीक है, कैश इन हैंड दिखा रखा है उसमें, पर आपके बुक्स में कुछ भी अनअकाउंटेड है तो वो बन जाएगा ब्लैक मनी।
अगला 69C, ये एक स्पेशल है। ये क्या बोलता है, आपने कुछ खर्चा किया, मान लो एक बंदा था अमन ने अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए उड़ा दिए, डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया। फिर वो अमन से पूछते हैं कि तेरी औकात जो थी, तू जब रिटर्न भरता था कभी 5,000 रुपये की इनकम दिखाता है, कभी 1 लाख रुपए की इनकम, आज तक तूने जिंदगी में 1 रुपये का टैक्स नहीं दिया, और शादी में तेरे पास आ गए 10 करोड़ रुपये उड़ाने के लिए। फिर अमन बोलते हैं मैंने तो रिश्तेदारों से लोन लिया था वगैरह वगैरह। डिपार्टमेंट वाले उसके 2 चाटा लगाएंगे, बोलेंगे तेरी औकात देख के कोई लोन देगा नहीं तेरे को तो, और उसको 10 करोड़ रुपया बना देंगे। वो खर्चा होते हुए भी 10 करोड़ जो उसने शादी में उड़ाए हैं, 10 करोड़ की को क्या बना देंगे, खर्चे होते हुए भी इनकम बना देंगे, ब्लैक मनी की, काले धन की इनकम, क्योंकि उसने काला धन का पैसा पहले कमाया और उसको उड़ा दिया, अय्याशी में उड़ा दिया उसने। तो जो अय्याशी में पैसा उड़ाया 10 करोड़ का, ये भी क्या बन जाएगा, ब्लैक मनी। अब इसमें एक चीज़ और है, मान लो कंपनी थी ABC लिमिटेड, उसके पास 50 लाख का काला धन रखा हुआ था, तो उसने अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी कैश में दे दी और बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करा, ताकि उसका काला धन खत्म हो जाए। क्योंकि ब्लैक मनी काम की क्या होती है आज के ज़माने में, देखो आज के ज़माने में कैश से आप गोल्ड वगैरह खरीद सकते हो, बाकी चीज़ें कुछ कर नहीं सकते। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आपको 1 नंबर का पैसा चाहिए, बैंक वाला पैसा चाहिए। कोई भी काम करते हो आप, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तक तो आपको 1 नंबर का पैसा चाहिए। तो आजकल कैश की वैल्यू कम है, आपको कार वगैरह खरीदनी है तो भी 1 नंबर का पैसा चाहिए, सब में 1 नंबर का पैसा चाहिए होता है। तो 50 लाख का ABC लिमिटेड के पास काला धन रखा हुआ था, उसने सैलरी एम्प्लॉइज को पे कर दी कैश में और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, ताकि कैश खत्म हो जाए उसके पास। ये डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया, AO को पता चल गया। तो AO क्या करेगा, उस 50 लाख के खर्चे को खर्चा होते हुए भी इनकम बना देगा, 50 लाख की ब्लैक मनी की इनकम बना देगा। और दूसरा, एसएससी ये नहीं बोल सकता ABC लिमिटेड की चलो आपने ब्लैक मनी की इनकम तो बना दी है, लेकिन मैंने तो खर्चा किया है, तो कम से कम मेरे को बिजनेस में डिडक्शन तो दे दो, बिजनेस साइड में डिडक्शन तो दे दो। डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी इस खर्चे की, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये सब है ब्लैक मनी। और ये कहाँ की है, इंडिया की ब्लैक मनी, इंडिया के बाहर की ब्लैक मनी। मान लो आपका स्विस बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, स्विस बैंकों में कैश क्रेडिट हो रहा है आपके, या स्विस में मान लो आपकी प्रॉपर्टी यूएस में पड़ी हुई है, यूएस में आपकी मनी पड़ी हुई है, तो उनके ऊपर लगेगा ब्लैक मनी एक्ट। इंडिया के बाहर के काले धन पे क्या लगता है, ब्लैक मनी एक्ट, उस पर ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगता, ये इंडिया के काले धन पे लगता है। अब इसमें एक सेक्शन और है 69D, ये क्या बोलता है, ये फालतू बात करता है। आपने कोई लोन लिया है बिना किसी एग्रीमेंट, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी सिक्योरिटी के, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बोलता है कैश में मत ले लेना, कैश वेयर चेक क्रॉस चेक से मत लेना। कैसे लेना, अकाउंट पे चेक से। जो ये लोन होते हैं ना बिना किसी एग्रीमेंट वाले, बिना किसी लिखा पढ़ी वाले, ये सारे कैश में होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैश में ही होते हैं। और इनमें हाई रेट की इंटरेस्ट चार्ज करता है सामने वाला, और जो लोन देता है वो हमेशा क्या होता है, गुंडे टाइप का इंसान होता है, तो उसको रिकवरी भी तो करनी होती है, तो वो गुंडे टाइप का इंसान होता है, तो वो बिना किसी सिक्योरिटी के एग्रीमेंट के लोन दे देता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो लोन ले रहा है ना कैश वगैरह से, उसकी इनकम बना देंगे, उसको डराया है इन्होंने, इनकम टैक्स वालों ने, कि अगर पकड़े गए ना, चाहे तो लेते वक्त पकड़े गए, चाहे रिपे करते वक्त पकड़े गए, मान लो कैसे भी डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया कि हाँ अमन ने लोन लिया है, तो जो ले रहा है लोन वो मरेगा, उसकी क्या बन जाएगी, उसकी इनकम बन जाएगी, या तो लेते वक्त या देते वक्त, या तो बोरो करते वक्त या रिपे करते वक्त, या तो बोरो करते वक्त या रिपे करते वक्त इनकम बना देगा। जब भी पकड़े गए तब की तब इनकम बन जाएगी। लेकिन हाँ, एक बार मान लो बोरो करते हुए पकड़े गए तब इनकम बना दी, अब रिपे कर रहे हो तो वापस इनकम नहीं बनेगी, एक बार ही बनेगी, या तो बोरो करते वक्त बनेगी या रिपे करते वक्त बनेगी। तो बोरो या रिपे करते वक्त फंस जाओगे आप, तो आपको लोन कैसे लेना है, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे चेक से करना है। बोरो भी अकाउंट पे चेक से करना है और रिपे भी कैसे करना है, अकाउंट पे चेक से करना है। पर लोग कैसे करते हैं, कैश में करते हैं, क्योंकि गुंडे टाइप का इंसान, उसका भी काला धन है, तो क्या करता है, पैसा लोन पे चलाता है। तो डराया किसको, गवर्नमेंट ने लोन लेने वालों को डराया कि आप अकाउंट पे चेक से लो, ताकि ऐसे काम बंद हो जाए, लेकिन होते नहीं, वो चलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में सब चलता है। अब इन सब पे लगेगी स्पेशल रेट, क्या रेट लगेगी, 60% की टैक्स रेट, काले धन पे 60% की टैक्स रेट है। और इसी सेक्शन में 25% का सरचार्ज लगा रखा है। मतलब यहाँ काला धन चाहे 1 करोड़ का पकड़ा जाए, चाहे 10 करोड़ का पकड़ा जाए, चाहे 100 करोड़ का पकड़ा जाए, सरचार्ज कंपलसरी लगेगा 25% का। वो फाइनेंस एक्ट वाला भूल जाना, सब भूल जाना, वो नहीं लगेंगे यहाँ पे। और 4% का सेस, और ये रेट मिला के क्या जाएगी 78%। मान लो 1 करोड़ का आपका काला धन पकड़ा गया, 78 लाख का गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगी, 78 लाख का। पेनल्टी अलग लगेगी, पेनल्टी का अपने अलग से चैप्टर आएगा, वहाँ पेनल्टी भी लगेगी, और जेल में जो ठुकोगे वो अलग। तो पेनल्टी लगेगी, जेल में ठुकोगे वो अलग चीज़ है, बाकी 78 लाख तो टैक्स के नाम पे लेगी गवर्नमेंट, फिर पेनल्टी और दो। मतलब एक तरीके से पैसा तो पूरा ले गई। 5 करोड़ आपका पकड़ा गया तो 5 का 5 करोड़ गवर्नमेंट का हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर जेल में ठुकोगे वो अलग है। अब इस ब्लैक मनी की इनकम से कोई डिडक्शन आप नहीं ले सकते, ब्लैक मनी की इनकम से 1 रुपये की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ब्लैक मनी की इनकम से चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल की मान लो 2 लाख की ब्लैक मनी पकड़ी गई, उसकी कोई इनकम नहीं है अमन की, तो 2 लाख पे सीधा 78% का टैक्स लग जाएगा।
सीधा 78%। कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट है, इस इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपका मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, आप चाहते हो कि ब्लैक मनी की इनकम से सेट ऑफ कर दे, तो नहीं होगा सेट ऑफ नहीं होगा, इस इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। अब आप बोलोगे वो लास्ट वाला पॉइंट क्यों नहीं है कि लॉस आ गया तो ब्लैक लॉस कैसे आएगा? ब्लैक लॉस कभी आ नहीं सकता कि ब्लैक लॉस हो और डिपार्टमेंट वाले आपको पकड़े। ब्लैक मनी की इनकम हो सकती है, ब्लैक लॉस नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म, वो पॉइंट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब बता रखा है। अब देखो ब्लैक मनी की इनकम भी अपन कहाँ दिखाते हैं, जब पकड़ी जाती है ना तो डिपार्टमेंट वाले आपको बोलते हैं रिटर्न भरो आप, और रिटर्न में इस इनकम को शो करो। तो रिटर्न में कहाँ शो करते हैं इसको? फिर अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाते हैं इसको। ये होती है इंडियन ब्लैक मनी की इनकम। अब लास्ट एक जनरल पॉइंट और बता रखा है, कोई और इनकम है जो बाकी हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में एग्जाम नहीं है, यहाँ आ जाएगी। जैसे खेती की इनकम इंडिया में होती है, वो तो एग्जाम है, बात ही खत्म। लेकिन खेती की इनकम इंडिया से बाहर हो रही है आपको, तो बाकी की हेड में नहीं आ पाती, तो यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। ट्यूशन इनकम, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जॉब के साथ साथ या आर्टिकलशिप के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं, 1 घंटे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं। तो उनसे जो इनकम होगी वो कहाँ दिखाते हैं? अदर सोर्स में। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया आपने तो बिजनेस साइड में चली जाएगी, लेकिन आप ऐसे ही पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हो छोटे छोटे बच्चों को 1 घंटा, तो वो ट्यूशन इनकम यहाँ आ जाती है। आप कभी कभार क्या करते हो, पार्ट टाइम कॉपी चेकिंग करने लग जाते हो, कॉपी चेकिंग, टेस्ट वगैरह की कॉपी चेकिंग, तो कॉपी चेकिंग इनकम कहाँ दिखा देते हैं? अदर सोर्स में। तो ऐसी कोई भी इनकम है जो बाकी हेड में नहीं जा पा रही, तो यहाँ ले आओ, यहाँ टैक्सेबल कर दो, बात खत्म। ये था अपना अदर सोर्स वाला चैप्टर जो अपन ने डिटेल में रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 4 मार्क्स तक इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। वो एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है। तो अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। और एक चीज़ और है, इस चैप्टर से जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है ना, उसमें भी कभी कभार एक आध पॉइंट डाल दिया जाता है, डिविडेंड के रिगार्डिंग या किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग एक आध पॉइंट डाल दिया जाता है, तो वहाँ भी काम आ जाता है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। ये था अदर सोर्स का पूरा चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब अपन देखने वाले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, सेट ऑफ वाला चैप्टर आपके इंटर लेवल पे भी होता था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। इसमें 1-2 सेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा काम के, जिनके अलग से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो स्पेशल सेक्शन है, जो फाइनल लेवल के सेक्शन है। एक तो अमलगमेशन वाला केस है इसमें, एक अपना सेक्शन 79 आएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक लेवल भी है, अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ लॉस। देखो आपका ऐसा जरूरी नहीं कि सारे हेड में प्रॉफिट आए, किसी हेड में लॉस भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो आपकी 5 हेड की इनकम होती है, तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी में कभी लॉस नहीं आता, सैलरी में कभी लॉस नहीं आएगा, हमेशा सैलरी की इनकम पॉजिटिव आएगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको लॉस आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ सकता है, क्योंकि इसमें अपन इंटरेस्ट लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और वो आपकी इनकम को नेगेटिव कर सकता है हाउस प्रॉपर्टी की को, तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है। बिजनेस हेड में भी आराम से लॉस आ सकता है, प्रॉफिट की जगह लॉस भी आ सकता है, नेट लॉस। कैपिटल गेन हेड में भी लॉस आ सकता है, शॉर्ट टर्म लॉस भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म लॉस भी आ सकता है। अदर सोर्स हेड में भी देखो लॉस आता नहीं है। अदर सोर्स में जो इंटरेस्ट की इनकम होती है, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट लॉस, डिविडेंड लॉस, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसमें भी लॉस नहीं आता। पर अदर सोर्स में कुछ जगह लॉस आता है, लेकिन वो लॉस कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि डूबा हुआ होता है। बताओ कहाँ आता है? कैजुअल लॉस, लॉटरी में लॉस आ गया, आपके वीडियो को ट्रांसफर करने पे लॉस आ गया, वो भी लॉस है, पर वो लॉस कुछ काम के नहीं है। तो अदर सोर्स में भी वैसे लॉस नहीं आता, आते हैं लॉस, पर वो डूबे हुए लॉस होते हैं। वीडियो वाला लॉस, कैजुअल लॉस, 2 ही तो लॉस होते हैं। एक विनिंग, नेट विनिंग वाला जो लॉस होता है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, वो भी कुछ काम का नहीं होता, बस वो खाली सेम गेम से सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी वो भी कुछ काम का नहीं होता। सेम गेम से नेट विनिंग निकालते वक्त लेस कर सकते हो। तो अदर सोर्स में भी वैसे कोई लॉस नहीं आता, बस अदर सोर्स में वैसे कोई लॉस नहीं आता। तो मेन लॉस जो आते हैं वो 3 हेड में आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनमें लॉस आते हैं। तो लॉस को आप नेगेटिव दिखाओगे कंप्यूटेशन में, नेगेटिव नहीं दिखाते, अपन सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ मारते हैं। सेट ऑफ मतलब आपकी जो बाकी इनकम आ रही है, बाकी इनकम से सेट ऑफ मारते हैं। अगर हो पाता है तो सेट ऑफ हो पाता है तो मान लेते हैं, नहीं हो पाता तो उसको अपन लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और अगले साल फिर क्या करते हैं? सेट ऑफ मारते हैं। अब सेट ऑफ कैसे मारते हैं? पहले तो इंटर सोर्स, सेम हेड से सेट ऑफ मारने का ट्राई करते हैं। पहले क्या करते हैं? सेम हेड से सेट ऑफ मारते हैं। सेम हेड से कैसे? मान लो आपका 2 बिजनेस है, एक कपड़ों का बिजनेस है, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है। कपड़ों के बिजनेस में लॉस आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, तो कपड़ों के बिजनेस के लॉस को अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया। जैसे मान लो आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में प्रॉफिट है। हाउस प्रॉपर्टी 1 के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी 2 की इनकम से सेट ऑफ कर दिया। पहले इंटर सोर्स करते हैं, इंटर सोर्स नहीं होता तो इंटर हेड करते हैं। इंटर हेड मतलब बिजनेस के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मान लो अदर सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर दिया, या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मान लो सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर दिया। ये करते हैं। ये भी नहीं हो पाता तो अपन लॉस को क्या कर देते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लॉस को अपन क्या कर देते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं।
मैंने आपको बताया था पहले आप क्या करोगे, सेम कास्ट में मैरिज करने का ट्राई करोगे, सेम कास्ट में नहीं हो रहा तो दूसरी कास्ट की लड़का या लड़की ढूंढोगे, वो भी नहीं हो रहा तो आप शादी को क्या कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इसमें बता रखा है जो पुराने लॉस होते हैं, ये तो बात होगी करंट ईयर के लॉस की, लेकिन मान लो आप पुराने लॉस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, उनका क्या होगा। तो पुराने लॉस हमेशा सेम हेड से ही सेटअप हो पाएंगे, वो दूसरे हेड से नहीं होंगे। मान लो 2 साल पुराना बिजनेस का लॉस है तो करंट ईयर में उसको सेटअप करोगे तो खाली बिजनेस की इनकम से सेटअप होगा, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं होगा। पुराने लॉस हमेशा सेम हेड से होंगे। 3 साल पुराना आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, करंट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया आप, तो उसको खाली करंट ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेटअप कर सकते हो। पुराने लॉस में कभी भी क्या बोलते हैं इंटर हेड अलाउ नहीं होता, सेम हेड से ही सेटअप कर सकते हो, सेम हेड से ही कर सकते हो। अब कुछ बता रखे हैं 4 चीज़ें कि सेम हेड में सेटअप करने में दिक्कत है, 4 ऐसे एक्सेप्शन बता रखे हैं सेम हेड में आपको दिक्कत आ जाएंगे। क्या बता रखा है, सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो खाली लॉन्ग टर्म गेन से सेटअप होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप होगा। सेम कास्ट में मैरिज करने में प्रॉब्लम आ रही है, सेम कास्ट में मैरिज करने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस होता है तो खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही सेटअप होगा, ये अपने ऑलरेडी पढ़ा भी था। नॉर्मल बिजनेस से नहीं होगा सेटअप, स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट से सेटअप होगा। 35 एडी बिजनेस लॉस होता है आपको 35 एडी के बिजनेस प्रॉफिट से सेटअप होगा। अगर आपको एक एक्टिविटी बता रखी है, आप क्या करते हो, जो घोड़ों की रेस होती है उन घोड़ों का आप पालन पोषण करते हो, क्या करते हो, ओनिंग एंड मेंटेनिंग करते हो, पालन पोषण करते हो, देखभाल करते हो, ये आपका धंधा है, ये भी एक तरीके से धंधा होता है। तो ये वाला काम करते हो आप, हॉर्स रेस के घोड़ों का पालन पोषण करने का काम करते हो। हॉर्स रेसिंग की बात नहीं कर रहा, हॉर्स रेसिंग तो कैजुअल इनकम होती है। हॉर्स रेस के घोड़ों का पालन पोषण करते हो तो उस एक्टिविटी में अगर आपको लॉस होता है तो वो एक बिजनेस हो गया, तो वो उस एक्टिविटी के प्रॉफिट से ही क्या होगा, सेटअप होगा, उस एक्टिविटी के प्रॉफिट से ही सेट होगा। तो सेम हेड में दिक्कतें आ रही है, सेम हेड में क्या है दिक्कतें, 4 दिक्कतें बता रखी हैं। दूसरा, डिफरेंट हेड में कुछ दिक्कतें बता रखी है। डिफरेंट हेड में क्या दिक्कतें बता रखी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस कभी भी सेटअप नहीं कर सकते आप सैलरी से। बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो लॉस होता है आप कैपिटल गेन से कर सकते हो, अदर सोर्स से भी कर सकते हो और हाउस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, लेकिन सैलरी की इनकम से नहीं कर सकते सेटअप। दूसरा बता रखा है स्पेकुलेटिव लॉस, 35 एडी वाला लॉस, और जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला लॉस है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला, ये तीनों ऐसे लॉस थे, तीनों बिजनेस के लॉस थे, ये सेम टाइप की इनकम से सेटअप होते थे। तो जब ये सेम हेड में दिक्कतें थी इनके, तो ये बाकी हेड से तो उम्मीद ही मत करो, तो ये बाकी हेड से सेटअप नहीं हो सकते, बाकी हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं हो सकते, अदर सोर्स से भी नहीं हो सकते, सैलरी से भी नहीं हो सकते, किसी से भी नहीं हो सकते, कैपिटल गेन से भी नहीं हो सकते, कि इनमें सेम हेड में क्या थी, तीनों में सेम हेड में दिक्कतें थी। आगे बता रखा है कैपिटल लॉस जो है वो खाली कैपिटल गेन की इनकम से सेटअप होगा, बाकी किसी भी हेड से सेटअप नहीं होगा। उसमें भी लॉन्ग टर्म लॉस तो लॉन्ग टर्म गेन से होगा, और शॉर्ट टर्म लॉस है इसको आप चाहे शॉर्ट टर्म गेन से कर दो चाहे लॉन्ग टर्म गेन से कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म गेन से होगा, सेम हेड में दिक्कत ही देखो ऊपर देखा था अपन, शॉर्ट टर्म से नहीं होता लॉन्ग टर्म लॉस, और शॉर्ट टर्म लॉस को आप शॉर्ट टर्म गेन से भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गेन से भी कर सकते हो। आगे बता रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है, आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से तो कितना भी कर दो सेटअप, लेकिन आप अगर दूसरे हेड की इनकम से करना चाहते हो, सैलरी से करना चाहते हो या अदर सोर्स से या बिजनेस से या कैपिटल गेन से, तो कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम सभी हेड का मिला के मैक्सिमम 2 लाख। ऐसा नहीं कि 2 लाख बिजनेस से कर दिया, 2 लाख अदर सोर्स से कर दिया, ऐसा नहीं, सभी से मिला के हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसको मैक्सिमम कितना सेटअप कर सकते हो दूसरे हेड से, 2 लाख। तो ये कुछ दिक्कतें बता रखी है इंटर हेड सेटअप की। अब आगे कुछ पॉइंट बता रखे हैं, 4 ऐसी चीज़ें बता रखी हैं गंदी चीज़ें जिनसे आप ना तो कोई भी लॉस सेटअप कर सकते हैं, ना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अपने पीजीबी में पढ़ा था, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, किसी भी हेड से सेटअप कर सकते हैं, सैलरी को छोड़ के किसी भी ईयर में कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इसको पुराना लेके भी आ रहे हो तो भी ये क्या कर सकते हो, आप दूसरे हेड से सेटअप कर सकते हो सैलरी को छोड़ के। तो ये प्यारी चीज़ होती है, लेकिन 4 ऐसी गंदी चीज़ें हैं जिससे ये भी दूर रहता है। क्या क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, एक तो कैजुअल इनकम लॉटरी वाली, एक ऑनलाइन गेम वाली, एक वीडीए वाली, और एक अनडिस्क्लोज इनकम। जो अदर सोर्स में देखी ना अपने, कैजुअल इनकम, ऑनलाइन गेम वाली बीबीजे वाली, वीडीए बीबीएच वाली, और अनडिस्क्लोज इनकम जो ब्लैक मनी वाली इनकम बीबीई वाली। इन 4 इनकम से कोई भी लॉस ना ही अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेटअप हो सकता है, ये 4 से कुछ भी सेटअप नहीं हो सकता। इसके बाद बता रखा 3 ऐसे लॉस है जो डेड लॉस माने जाएंगे, जिनको ना तो सेटअप कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते, मतलब वो डूब जाएंगे आपके। क्या क्या, एक तो लॉटरी वाला 115 बीबी वाला, एक वीडीए वाला बीबीएच वाला, और एक एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस। एग्जेम्प्ट सोर्स का मतलब जैसे खेती की इनकम इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होती है, इंडिया में आपको खेती में लॉस हो गया, खेती में लॉस भी हो सकता है, मान लो बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तो खेती में लॉस हो गया आपको 50 लाख का, तो उस लॉस को आप बताओ सेटअप कर सकते हो। जब खेती की आपने इनकम ही नहीं बनाई तो लॉस भी उसका फालतू है, लॉस भी क्या है, डेड है, लॉस भी क्या है, डेड है। तो एग्जेम्प्ट सोर्स का कोई लॉस होता है वो भी क्या है, डूबा हुआ है। ये 3 लॉस ऐसे होते हैं जिसको अपन ना तो सेटअप कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीनों लॉस क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। आप बोलोगे ये ऑनलाइन गेम वाला पॉइंट मैंने क्यों कवर नहीं किया, देखो ऑनलाइन गेम का लॉस वैसे तो कहीं से भी सेटअप नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन गेम के लॉस को अपन लेस कर देते हैं। कब, सेम गेम की विनिंग से उसको सेटअप कर सकते हैं, एक तरीके से सेम गेम की विनिंग से उसको लेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पॉइंट नहीं लिखा। ये 3 तो ऐसी चीज़ें हैं जिसका लॉस बिल्कुल ही डूब जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब आप कुछ लोग बोलेंगे अनडिस्क्लोज इनकम का पॉइंट क्यों नहीं लिखा, अनडिस्क्लोज लॉस,
ये अनडिस्क्लोज लॉस तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ब्लैक मनी की जगह ब्लैक लॉस, ऐसा हो सकता है क्या? ब्लैक इनकम की जगह ब्लैक लॉस हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो बात ही नहीं आती इसकी। तो अब लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप सेटअप नहीं कर पाते। कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसको 8 ईयर तक, बिजनेस लॉस 8 ईयर। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस जो होता है स्पेकुलेटिव वाला, क्या होता है स्पेकुलेटिव? याद करो क्या बताया था मैंने पीजीबी में। आपका मेन बिजनेस तो कुछ हो रहा है, साइड बाई साइड आप क्या करते हो? शेयर्स वगैरह की इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, वो बनता है स्पेकुलेशन बिजनेस। मेन बिजनेस कपड़ों का है, लेकिन साइड बाई साइड आपने डीमेट अकाउंट खोला, शेयर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के लिए ओनली 4 ईयर का पीरियड है। एक होता है 35 AD वाली स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस, इनडेफिनेट पीरियड तक क्या कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 ईयर तक, और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला है जो है वो भी 4 ईयर तक। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग वाला भी क्या है? 4 ईयर तक आप क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब अपन आते हैं कुछ स्पेशल वाली, ये सब तो इंटर लेवल की बातें थी, अब फाइनल लेवल की बातों में आते हैं। मान लो अमालगमेशन हो रहा है या तो कंपनीज का, या डीमर्जर हो रहा है, या कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब या तो प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलबी में कन्वर्ट हो रही है, या मान लो कोई प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, उसको कंपनी सक्सीड कर रही है। देखा था ना सक्सेशन, यहाँ उसके लिए कन्वर्जन वर्ड यूज किया है, उसको अपन सक्सेशन भी बोलते हैं। तो उन केस में क्या होगा? पुरानी वाली के लॉस वगैरह नई वाली को मिल जाएंगे क्या? तो देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बिजनेस लॉस की बात हो रही है। बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे हाउस प्रॉपर्टी वगैरह के लॉस, उनका क्या होगा? कैपिटल गेन लॉस वगैरह, वो सब कुछ काम के नहीं है, वो नहीं मिलेंगे। खाली किसकी बात हो रही है? बिजनेस लॉस की बात हो रही है। वो सब तो जिसके हैं उसी को मिलते हैं। अगर बिजनेस वगैरह ट्रांसफर हो जाता है तो वो डूब जाते हैं, दूसरा वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो पुरानी वाली के लॉस नई वाली सेट ऑफ कर सकती है कि बिजनेस लॉस। तो इसमें बता रखा है अमालगमेशन के केस में, कन्वर्जन वाले केस में क्या बता रखा है? या तो अमालगमेशन हो रहा है, या प्रोप्राइटरशिप या फर्म का कंपनी में कन्वर्जन हो रहा है, या कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हो रहा है। सभी केस में क्या है? पुरानी वाली के लॉस जो बिजनेस लॉस है, और पुरानी वाली का जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, नई वाली क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। नई वाली कंपनी क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। नई वाली जो एंटिटी है वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकती है। पर एक चीज को छोड़ के, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को छोड़ दो। स्पेकुलेटिव जो बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेशन वाली इनकम का जो 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है, वो डूब जाएगा पुरानी वाली का, वो नई वाली कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। बाकी जो नॉर्मल बिजनेस लॉस है या और कोई बिजनेस लॉस है, वो सारे नई वाली क्या कर सकती है? कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है और सेट ऑफ भी कर सकती है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो काफ़ी प्यारी चीज़ है, ये तो कितना भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कितने भी टाइम तक कर सकते हो। चाहे आपका बिजनेस बंद हो गया, चाहे आपने ट्रांसफर कर दिया, दूसरा बंदा भी क्या कर सकता है? इसको कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। ये तो प्यारी चीज़ है। बिजनेस लॉस में भी बिजनेस लॉस नई वाली कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, लेकिन स्पेकुलेटिव तीनों केस में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और तीनों केस में एक फायदा हो रहा है। बिजनेस लॉस का आपने देखा था, नॉर्मल बिजनेस लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 ईयर तक होता है। मान लो पुरानी वाली का जो बिजनेस लॉस था 6 ईयर पुराना था, तो जो न्यू वाली कंपनी को ओनली 2 ईयर मिलेंगे क्या? कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 2 ईयर मिलेंगे क्या? 2 ईयर नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? फ्रेश 8 ईयर। तीनों केस में क्या मिलेंगे? फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे। तीनों केस में क्या मिलेंगे? फ्रेश 8 ईयर मिलेंगे तीनों केस में। तो 2 ईयर नहीं मिलेंगे, तीनों केस में क्या होगा? फ्रेश 8 ईयर आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेंगे। ये थे 3 केस। अब डीमर्जर वाला केस। डीमर्जर वाला केस थोड़ा सा अलग है। डीमर्जर वाले केस में क्या होता है? देखो मैंने बताया था, उन ऊपर वाले केस में तो पुरानी वाली एंटिटी खत्म हो जाएगी, पुरानी वाली एंटिटी खत्म हो जाएगी और बिजनेस आ जाएगा नई वाली के पास, तो पुरानी वाली की तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन डीमर्जर के केस में पुरानी एंटिटी खत्म नहीं होती। जो एंटिटी डीमर्ज होती है ना, वो अपना पूरा बिजनेस डीमर्ज नहीं करती, वो अपना कोई यूनिट डीमर्ज करती है। जैसे मान लो रिलायंस की काफ़ी सारी यूनिट है, स्टेशनरी यूनिट, टेलीकॉम यूनिट, पेट्रोलियम यूनिट, कपड़ा यूनिट। रिलायंस ने अपनी पेट्रोलियम यूनिट डीमर्ज कर दी और एक नई कंपनी बनी आरपी लिमिटेड, रिजल्टिंग कंपनी, और उसको ट्रांसफर कर दी। रिलायंस हो गई डीमर्ज कंपनी और आरपी हो गई रिजल्टिंग कंपनी। रिलायंस के टोटल एसेट है 100 करोड़ के, और जो पेट्रोलियम यूनिट डीमर्ज करी है उसकी वैल्यू है 40 करोड़ की। उसके जो एसेट थे 40 करोड़ के, जो उसने ट्रांसफर कर दिए थे, मतलब 40% एसेट आरपी को ट्रांसफर कर दिए थे। 60% अभी भी रिलायंस के पास है, क्योंकि रिलायंस के पास काफ़ी सारी यूनिट अभी भी है। अब आपको रिलायंस का पुरानी वाली जो डीमर्ज कंपनी, इसका बिजनेस लॉस बता रखा है 2 करोड़ का, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का बता रखा है। ये बताओ किसको मिलेगा? अब इसे क्या बता रखा है? अगर मान लो ये बिजनेस लॉस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में लिख रखा है, ये किसका है? पूरा का पूरा पेट्रोलियम यूनिट का था। पूरा किससे रिलेटेड था? डायरेक्टली किससे रिलेटेड था? पेट्रोलियम यूनिट से रिलेटेड था। तो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा? आरपी, रिजल्टिंग कंपनी को, क्योंकि पेट्रोलियम यूनिट अब किसकी हो गई? आरपी की हो गई। लेकिन मान लो ऐसा दे रखा है बिजनेस लॉस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पेट्रोलियम यूनिट का नहीं था, पूरी रिलायंस कंपनी का था। मतलब पेट्रोलियम यूनिट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, रिलायंस की जितनी भी यूनिट है सबका पूरा मिला के था, डायरेक्टली पेट्रोलियम यूनिट का नहीं था। डायरेक्टली पेट्रोलियम यूनिट का नहीं था तो क्या होगा? दोनों में बंटना चाहिए, दोनों में बंटना चाहिए। सही बात तो ये, दोनों में बंटना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अभी भी है और आरपी तो है ही, आरपी तो नहीं बनी है ही, तो दोनों में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? जितने एसेट्स रिलायंस ने खुद के पास रखे और जितने ट्रांसफर कर दिए आरपी को, इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 40% एसेट ट्रांसफर कर दिए 40 करोड़ के, 100 करोड़ के एसेट थे रिलायंस के, तो उसके पास कितने बचे? 60 करोड़ किसके पास बचे? तो 60% इसने खुद के पास रख लिए। तो 60 और 40 के रेशियो में, 60-40 के रेशियो में
बिजनेस लॉस भी और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। रिलायंस और आरपी में दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। और यहाँ भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कुछ काम का नहीं है। यहाँ भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस नई वाली को नहीं मिलेगा। अगर पेट्रोलियम यूनिट का मान लो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस था, वो डूब जाएगा, वो नहीं मिलेगा, खाली बिजनेस लॉस मिलेगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस यहाँ भी काम का नहीं है। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगा। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो प्यारी चीज़ है। तो जो यूनिट ट्रांसफर हुई उसका था तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो जो यूनिट ट्रांसफर नहीं हुई, जो यूनिट ट्रांसफर हुई उसका था तो पूरा मिल जाएगा। जो यूनिट ट्रांसफर हुई उसका नहीं था, मतलब पूरी कंपनी का दे रखा था, पूरी डीमर्ज कंपनी का दे रखा था, तो दोनों में बढ़ जाएगा। असेट ट्रांसफर के रेशियो में दोनों में क्या हो जाएगा? अपोर्शन हो जाएगा, अपोर्शन हो जाएगा। ये होता है डीमर्ज। और डीमर्ज के केस में फ्रेश एटीएस नहीं मिलेंगे। फ्रेश एटीएस बाकी केस में मिल जाते हैं, क्योंकि बाकी केस में पुरानी कंपनी खत्म हो जाती है। डीमर्जर के केस में पुरानी कंपनी खत्म नहीं होती, तो डीमर्जर के केस में आपको फ्रेश एटीएस नहीं मिलेंगे। मतलब नई कंपनी को फ्रेश एटीएस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं मिलेंगे। रिमेनिंग पीरियड मिलेगा। मान लो 6 ईयर पुराना लॉस था तो ओनली 2 ईयर मिलेंगे, ओनली 2 ईयर मिलेंगे बिजनेस लॉस के केस में। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं है टाइम पीरियड की, क्योंकि वो तो इनडेफिनेट टाइम तक आप क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। अगला सेक्शन 78 देख रहे हैं। अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है या सक्सेशन हो रहा है तो लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे? अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का देखो यहाँ का मतलब बता रखा है। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो गई, तो उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है या जो छोड़ के जा रहा है उसका जो बिजनेस लॉस का शेयर है वो डूब जाएगा। वो फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी, फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो पूरा कर लेगी कैरी फॉरवर्ड फर्म, लेकिन बिजनेस लॉस का शेयर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो गई तो उतना शेयर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अब इसे ध्यान देना। वर्ड क्या था? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब मैंने कैपिटल गेन में 45(4) में देखा था चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? या तो कोई आ रहा है या कोई जा रहा है या पीएसआर चेंज, सारी चीज़ें कवर थी यहाँ पे। लेकिन इस वाले में नहीं है। इस वाले में ये बोल दिया कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है या तो या पीएसआर चेंज होता है ना, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। कब अप्लाई होता है? कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है तो तब ये सेक्शन अप्लाई होता है। उस केस में क्या होगा? बिजनेस लॉस शेयर उस पार्टनरशिप फर्म का उस पार्टनर के रिगार्डिंग जितना था वो डूब जाएगा। जैसे मान लो एक फर्म है एबीसी कंपनी, 3 पार्टनर थे, तीनों का इक्वल शेयर था। करंट ईयर में इसका 6 लाख का बिजनेस लॉस था, 10 लाख का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था। मिस्टर सी करंट ईयर में रिटायर हो रहा है, तो बिजनेस लॉस में मिस्टर सी का देखो शेयर कितना बन रहा है? 6 लाख का बिजनेस लॉस था, इक्वल शेयर है तीनों का, तीनों पार्टनर का। तो बिजनेस सी क्या बोलते हैं, पार्टनर सी का कितना शेयर बना? 2 लाख का। 2 लाख का बिजनेस लॉस फर्म का क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। फर्म कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकती है बिजनेस लॉस? 4 लाख कर सकती है कैरी फॉरवर्ड। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पूरा कर लेंगे, ये तो प्यारी चीज़ है, ये तो कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस लॉस 4 लाख ही कर पाएगी। 2 लाख क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। 2 लाख क्या हो जाएगा? 2 लाख का क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अब आ जाते हैं सक्सेशन ऑफ बिजनेस। सक्सेशन ऑफ बिजनेस ये कौन सा केस है? सक्सेशन तो अपने देखा था कि कोई फर्म को या प्रोप्राइटर को कंपनी खरीद रही है, यहाँ उसको कन्वर्जन बोलते हैं। सक्सेशन का मतलब यहाँ क्या बता रखा है? मान लो मिस्टर ए का बिजनेस है, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को सेल कर दिया, या मिस्टर ए ने अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को सेल कर दिया, या मान लो एक फर्म है आरएसए फर्म, उसने अपना बिजनेस किसी इंडिविजुअल को सेल कर दिया या किसी फर्म को सेल कर दिया, वो होता है सक्सेशन। आपने कंपनी को सेल नहीं किया, आपने कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया, आपने किसी इंडिविजुअल वगैरह को सेल किया, उसे बोलते हैं सक्सेशन। तो मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को सेल कर दिया, तो मिस्टर बी है ना, मिस्टर ए के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। मिस्टर ए का जो बिजनेस लॉस है डूब जाएगा, मिस्टर बी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर सक्सेशन कैसे हो रहा है? इनहेरिटेंस में हो रहा है। इनहेरिटेंस, मिस्टर ए का बिजनेस था, मिस्टर ए की डेथ हो गई, मतलब बिजनेस वाले की डेथ के कारण हो रहा है सक्सेशन। तो मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब बिजनेस उसका ट्रांसफर हो गया उसके लीगल हायर्स को, उसकी पत्नी वगैरह को, बच्चों वगैरह को ट्रांसफर हो गया। अब बच्चे वगैरह जो है उसके, वो बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, लीगल हायर्स कर सकते हैं। अगर बिजनेस ट्रांसफर कैसे हुआ है? इनहेरिटेंस में। बिजनेस अगर मिस्टर ए ने बेचा है मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी उसके लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर ए का बिजनेस उसके बच्चों को या उसकी वाइफ वगैरह को ट्रांसफर हुआ है, कैसे हुआ है ट्रांसफर? इनहेरिटेंस में। मिस्टर ए की डेथ के कारण हुआ है, तो उसके लीगल हायर्स लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल चीज़ है, मान लो मिस्टर ए के 5 बच्चे थे, मिस्टर ए का बिजनेस था, कपड़ों की दुकान थी उसकी, मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब मिस्टर ए के बिजनेस में लॉस आ रहा था। अब मिस्टर ए का जो बिजनेस है उसके बेटों को ट्रांसफर हो गया, 5 बेटों को। 5 बेटों ने क्या किया? मिस्टर ए का प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, 5 बेटों ने मिलकर एक फर्म बना ली और बिजनेस को फर्म में ट्रांसफर कर लिया। मतलब फर्म मिस्टर ए के जो बिजनेस के लॉस थे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? हाँ, वो भी कर सकती है। तो अगर इनहेरिटेंस में सक्सेशन होता है, डेथ के कारण सक्सेशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, नहीं तो नहीं कर सकते। बिजनेस लॉस की बात होगी, खाली बिजनेस लॉस की, बाकी सब तो कुछ काम की नहीं है यहाँ पे, बिजनेस लॉस की बात होगी। हाँ, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता तो वो तो प्यारी चीज़ है, उसको तो कितनी भी टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो। अब आते हैं एक स्पेशल सेक्शन, सेक्शन 79, क्लोजली हेल्ड कंपनी पे लगता है। किस पे लगता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन होती है? प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर लॉस होता है तो वो लॉस सेट ऑफ कर सकती है क्या? सेट ऑफ तो कर सकती है, लेकिन उसमें बीच में एक सेक्शन टांग अड़ा देता है, सेक्शन 79। ये क्या बोलता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लॉस सेट ऑफ करना चाहे तो कर सकती है, बस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है?
उस क्लोजली हेल्ड कंपनी को जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर के लास्ट डे के दिन, मान लो लॉस हुआ था क्लोजली हेल्ड कंपनी को प्रीवियस ईयर 1920 में, मान लो तो 1920 का लास्ट डे क्या आ गया 31 मार्च 20 के दिन। और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी जिस ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाहती है, मान लो लॉस सेट ऑफ करना चाहती है वो प्रीवियस ईयर 24-25 में, मान लो इस ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाहती है, तो इस ईयर का लास्ट डे क्या हो गया 31 मार्च 25, उस ईयर के लास्ट डे के दिन। तो जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर के लास्ट डे के दिन, और जिस ईयर में वो लॉस सेट ऑफ करना चाहती है उस ईयर के लास्ट डे के दिन, उस कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, सेम शेयर होल्डर सेम बंदे के पास होनी चाहिए, तो ही सेम बंदों के पास होनी चाहिए, तो ही वो क्या कर सकती है लॉस सेट ऑफ कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती, नहीं तो नहीं कर सकती। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ क्या केस है। एक कंपनी अपनी XYZ लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। 2021 में क्या था, इसकी 55% शेयर होल्डिंग तो मिस्टर एक्स के पास थी और 45% थी अदर शेयर होल्डर्स के पास। करंट ईयर में क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने अपनी पूरी शेयर होल्डिंग मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दी। करंट ईयर में मिस्टर ए के पास आ गई 55 और अदर के पास बच गई 45। पुराने सालों के 2021 का इसका बिजनेस लॉस था 40 लाख का। करंट ईयर में इसकी पीजीबीपी की इनकम आ रही है 60 लाख। मान लो ये सेक्शन नहीं होता, सेक्शन 79, 60 लाख की इनकम है, 40 लाख का पुराना लॉस है, सीधा सेट ऑफ कर देते, सीधा सेट ऑफ कर देते, इंटर सोर्स सेट ऑफ, सेम एड से सेट ऑफ कर सकते हैं अपन पुराने लॉस को, कर सकते थे। 60 लाख की इनकम 40 लाख का लॉस, 40 लाख लेस कर देते, 20 लाख की इनकम आ जाती। लेकिन सेक्शन 79 बीच में टांग लाता है, ये बोलता है जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर के लास्ट डे के दिन, 2021 का लॉस है तो उस ईयर के लास्ट डे के दिन, और जिस ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाह रही है वो कंपनी, करंट ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाहती है तो करंट ईयर के लास्ट डे के दिन कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 51 है क्या सेम के पास, मान लो शेयर होल्डिंग लास्ट डे की दे रखी है 31 मार्च की दे रखी है, कब की दे रखी है 31 मार्च, नहीं है सेम के पास। ओनली 45% क्या है सेम के पास है, 55% पहले मिस्टर एक्स के पास थी, वो मिस्टर ए के पास आ गई, तो सेम के पास कितनी है ओनली 45 है, 51% होनी चाहिए कम से कम, 51% से कम है, तो ये प्राइवेट कंपनी है ना XYZ अपने लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी, अपने लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। 60 लाख की इसकी करंट ईयर की आ जाएगी इनकम आ जाएगी, ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। अब इसे बता रहा 3 चीज़ों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बड़ी प्यारी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चाहे पूरी होल्डिंग ट्रांसफर हो जाती है मान लो, फिर भी आराम से सेट ऑफ किया जा सकता है, आराम से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मान लो इस केस में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आपको दे रखा है 10 लाख का, बताओ वो सेट ऑफ हो सकता है कि हाँ सेट ऑफ हो सकता है, उसमें कोई शेयर होल्डिंग कुछ काम की नहीं है, वो आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, शेयर होल्डिंग जो चेंज हुई है क्यों हुई है, या तो शेयर होल्डर की डेथ के कारण या शेयर होल्डर ने रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया था, क्या हुआ शेयर होल्डिंग चेंज क्यों हुई, मान लो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई थी इस कारण शेयर मिस्टर ए को ट्रांसफर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लो मिस्टर एक्स ने क्या किया था, ये मिस्टर ए उसका रिलेटिव था, उसको गिफ्ट दे दिए शेयर, गिफ्ट ट्रांसफर नहीं किए, उसे गिफ्ट में दे दिए, उसे सेल नहीं किए गिफ्ट में दे दिए, तो भी ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 79 अप्लाई नहीं होगा, आप लॉस वगैरह सेट ऑफ कर सकते हो। तीसरा, शेयर होल्डिंग चेंज क्यों हुई है, क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था आईबीसी के अंदर, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में कोई रिजोल्यूशन प्लान बना था और उसके कारण शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, चाहे पूरी चेंज होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस वगैरह सेट ऑफ कर सकते हो। अगला एक सेक्शन जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, अगर आपकी मान लो अनडिस्क्लोज इनकम, गंदी इनकम पाई जाती है, ब्लैक मनी वाली इनकम पाई जाती है, कहाँ एओ ने सर्च वगैरह की, रेट वगैरह डाली आपके या सर्वे वगैरह किया, तब आपकी ब्लैक मनी की इनकम पाई जाती है, तो उस इनकम से कुछ सेट ऑफ कर सकते हो, कुछ सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई भी लॉस, चाहे पुराना लॉस चाहे करंट ईयर का लॉस, कुछ सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तक सेट ऑफ नहीं कर सकते उन गंदे इनकम से। तो क्या होता है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, दूर भागता है उनसे, तो ये भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है इनसे। तो ये पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। अब आ जाओ, मान लो आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो आपकी जो पीजीबीपी की इनकम आती है कैसे आती है, प्रॉफिट उठाते हो अकाउंट्स का, 3 चीज़ें ऐड करते हो, 3 चीज़ें लेस करते हो, तो उसमें आप सेट ऑफ का ऑर्डर क्या फॉलो करोगे। तो इन्होंने एक ऑर्डर बता रखा है, आपके फायदे के लिए बता रखा है ऑर्डर, फायदा कैसे, ये कोई सेक्शन में नहीं बता रखा, ये आपके फायदे के लिए चीज़ बता रखी है, एसएससी के फायदे के लिए। सबसे पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, वो तो लेस करना है पर इनकम टैक्स, वो तो लेस होगा, उसके बाद आएगी आपकी पीजीबीपी की इनकम। अब आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, सबसे पहले आप लेस करो बिजनेस का लॉस, पुराना बिजनेस का लॉस लेस करो, पुराना बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करो पहले। ऐसा क्यों सेट ऑफ करेंगे पहले बिजनेस का लॉस, देखो बिजनेस लॉस का टाइम लिमिट होता है 8 ईयर का, 8 ईयर बाद ये अगर आपने इसको सेट ऑफ नहीं कर पाते तो 8 ईयर बाद ये डूब जाता है, तो पहले इसको खत्म कर लो, उसके बाद सेट ऑफ करो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो प्यारी चीज़ है, जिंदगी भर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये डूबता नहीं है, तो इसको आराम से बाद में सेट ऑफ करो। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हाँ, प्रॉफिट मान लो आपके पास सफिशिएंट है, सब चीज़ों को लेस करने के लिए प्रॉफिट है, तो आप कुछ भी लेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पहले लेस कर दो। और वैसे भी अपन क्या करते हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इसका सेक्शन होता है 32(2), लॉस का सेक्शन है सेक्शन 72 वगैरह, ये सेक्शन है लॉस की। तो वैसे तो अपन इसको पहले लेस करके दिखा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रॉफिट अपना सफिशिएंट होता है, तो इसको अपन पहले लेस करके दिखा देते हैं। बाकी अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है आपके पास, तो आप पहले क्या कर लो, अपना बिजनेस लॉस पहले सेट ऑफ कर लो, पहले बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर लो, आपके फायदा रहेगा, क्योंकि ये डूब जाएगा 8 साल बाद।
अब दो चीज़ और बता रखी है, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी पीजीबीपी में, दोनों की दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा होती है। मैंने बोला था इनको काट के क्या लिख लेना, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो चीज़ें जो ट्रीटमेंट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का होता है, दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है इनका। मतलब इन तीन चीज़ों को, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तीनों को क्या माना जाता है, सेम माना जाता है। क्या माना जाता है, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम माना जाता है, तो इनको काट के आप चाहे क्या लिख सकते हो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो ये तीनों अपन लास्ट में लेस करते हैं अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो। हाँ, प्रॉफिट सफिशिएंट होता है ना, तो सबसे पहले अपन ये चीज़ों को लेस कर देते हैं, फिर बिजनेस का लॉस बाद में सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि लॉस अपन कब सेट ऑफ करते हैं, पाँचों हेड की इनकम निकालने के बाद। तो पहले डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब चीज़ें लेस हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फर्म का अपने बुक प्रॉफिट निकाला था, वहाँ मैंने पहले लेस कर दिया था अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। वहाँ निकालना लेस करना पड़ता है पहले, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो चाहे ना हो, वहाँ लेस करना पड़ता है। ये कोई सेक्शन नहीं है ऑर्डर और सेट ऑफ, ये आपका फायदा बता रहा है। फायदा क्यों बता रहा है, क्योंकि बिजनेस लॉस डूबने के चांस होते हैं, 8 साल के बाद डूब जाता है, ये फायदा बता रहा है। बाकी कोई ऑर्डर नहीं है सेट ऑफ का। बाकी प्रोविजन के अकॉर्डिंग चले तो पहले ये लेस होने चाहिए, क्योंकि पहले इनका सेक्शन है सेक्शन 32 और 32(2) है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। साइंटिफिक रिसर्च का है सेक्शन 35 और ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर आता है सेक्शन 36 में। पीजीबीपी की इनकम अपन कैसे निकालते हैं, सेक्शन क्या बोलते हैं 30 से 43D को फॉलो करके। तो मान लो ये भी हैं, ये सारे निकलते कहाँ हैं, उन सेक्शन में निकलते हैं। तो पुराने भी मान लो ये अनअब्जॉर्ब्ड वाले हैं, पुराने वाले हैं, तो भी उन सेक्शन के पार्ट है। तो वैसे तो ये लेस होने चाहिए, लेकिन आपका फायदे के लिए बता रखा है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप बिजनेस लॉस को पहले लेस कर सकते हो, बस इतना बता रखा फायदे के लिए। बाकी कुछ काम का पॉइंट है नहीं करोगे तो भी चलेगा इसको। अब आ जाओ एक सेक्शन जो अपन आगे जाके असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में भी वापस देखेंगे, वापस रिवाइज करेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं सेक्शन 80। अगर आपको मान लो किसी हेड में लॉस होता है तो उस लॉस को आप सेट ऑफ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ आप कर सकते हो, चाहे आप रिटर्न लेट फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आ रहा है, अब आप उसको सेट ऑफ करना चाहते हो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से या तो दूसरी इनकम से या पीजीबी की इनकम से करना चाहो तो कर लो सेट ऑफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो लॉस सेट ऑफ नहीं कर पा रहे और आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है नेक्स्ट ईयर, तो लॉस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है तो आपको अपनी रिटर्न जो लॉस की रिटर्न है टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। आरओआई की जो ड्यू डेट बता रखी है, क्या बता रखी है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, उस ड्यू डेट तक आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करी, आपके ये कुछ लॉस बता रखे हैं करंट ईयर के, ये डूब जाएंगे, करंट ईयर के लॉस आपके डूब जाएंगे। बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, सेक्शन 35 बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, मतलब कुल मिला के बिजनेस हेड का लॉस और कैपिटल हेड का लॉस, बिजनेस हेड का लॉस और कैपिटल हेड का लॉस आपका डूब जाएगा करंट ईयर का। कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, हाँ सेट ऑफ तो कर पाओगे करंट ईयर में, लेकिन करंट ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, मान लो आपकी उस नेचर की इनकम नहीं है, अब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। पहली बात तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तभी तो डिपार्टमेंट वालों को पता पड़ेगा कि हाँ आपके लॉस है। रिटर्न फाइल करके आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, और रिटर्न भी कब तक फाइल करनी है, आरओआई की ड्यू डेट तक। लॉस के केस में अपनी जाती है लॉस रिटर्न, अपन उसमें लॉस बताते हैं, तो लॉस के केस में जाती है लॉस रिटर्न 139(3) वाली। कब तक फाइल करनी है आपको, आरओआई की ड्यू डेट तक, आरओआई की ड्यू डेट तक फाइल करनी है। ड्यू डेट तक फाइल कर देते हो तो इन लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं करते तो करंट ईयर के अगर ये लॉस है आपके तो करंट ईयर वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मान लो पुराने लॉस थे, 2 साल पुराने थे, वो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे थे करंट ईयर में, करंट ईयर की रिटर्न आपने लेट फाइल करी, बताओ उनको आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकते हो, हाँ वो तो ले जा सकते हो। करंट ईयर वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, करंट ईयर वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। पुराने वाले जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो वो तो होते जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, करंट ईयर वाले नहीं हो पाएंगे। आगे बता रखा है ये वाला प्रोविजन है ना, दो लॉस पे अप्लाई नहीं होगा, 2 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रिटर्न लेट भी फाइल करते हो ना, रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। देखो रिटर्न फाइल करे बिना तो उनको पता ही कैसे चलेगा डिपार्टमेंट वालों को कि आपकी लॉस है। रिटर्न लेट भी फाइल करते हो 2 केस में तो भी वो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस और एक अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एक हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस और एक अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अगर आप रिटर्न लेट भी फाइल करते हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस, इसके लिए तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसके लिए रिटर्न लेट भी फाइल करते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में ये 2 चीज़ें आ जाएंगी हमेशा। मैंने ऊपर जितने भी चीज़ें बताई ना जहाँ भी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यूज हुआ है उसमें इंक्लूड कर लेना क्या क्या, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन दोनों को क्या माना जाता है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा ही माना जाता है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा ही माना जाता है। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसमें अपन ने स्पेशल केस देख लिया अमालगेशन वगैरह की, स्पेशल पॉइंट देख लिए सेट ऑफ वाले। इसमें सेक्शन 79 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 79 जो अपने पढ़ा था ना, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जो अमालगमेशन वाले केस देखे थे ना अपने, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके बेस पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन दे रखे थे क्वेश्चन बैंक में, जो
काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो आते रहते हैं, वो आप अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।